हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल द ब्यूटी ऑफ केमिस्ट्री। मैं हूं आपका दोस्त नितेश शर्मा। टॉप 45 प्रॉब्लम्स, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग हाइड्रोकार्बन्स। मतलब आपको 21 प्रॉब्लम को देखकर 21 प्रॉब्लम हम कर चुके हैं। इन 21 प्रॉब्लम में तो डेफिनेटली मजा आया होगा। आपके डेफिनेटली कॉन्सेप्ट सारे हाइड्रोकार्बन के क्लियर हो गए होंगे। और हम अब मान के चलो 21 प्रॉब्लम हमने डिस्कस की है। अब ये आने वाली 24-25 प्रॉब्लम और होंगी सेशन के अंदर। लेक्चर बड़े ही लेंथी है लेकिन वर्दी होते हैं भाई साहब। प्रॉब्लम्स को एक एक देखिए, आपकी डेफिनेटली नॉलेज बढ़ेगी। सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द पार्ट नंबर 2 रिगार्डिंग टॉप 45 इंपोर्टेंट मोस्ट इंपोर्टेंट मिसलेनियस JEE Mains, NEET and any of the competition exam problem you will definitely get mastery in the organic chemistry। देखो मेरा स्पेशलाइजेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। अगर मैं आपको ऑर्गेनिक नहीं सिखा पाया तो मेरी सबसे बड़ी गलती है। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है कि if you are not getting interest in the subject, then it simply means you are learning it from a wrong teacher। सिंपल सी बात है। इफ यू आर गेटिंग इंटरेस्ट इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यू आर डेफिनेटली आर फॉलिंग इन द लव विद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यू विल डेफिनेटली लाइक ऑल माय लेक्चर्स और यू विल डेफिनेटली अप्रिशिएट मी। तो मुझे राइट कमेंट सेक्शन में और मुझे लाइक करके आप जरूर बताएंगे कि अब तक आपको मेरे लेक्चर कैसे लगे। ठीक है, सो आपको 5 सेकंड का वक्त देता हूं। अब तक मेरे ऑर्गेनिक के जितने भी लेक्चर है 15 दिन के अंदर जितने भी लेक्चर जिसको वर्दी लगे हो, अच्छे लगे हो, देन हिट द लाइक बटन। 5 सेकंड के अंदर मुझे लाइक चाहिए, 100 लाइक चाहिए इस वीडियो के ऊपर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रॉब्लम को वन बाय वन। सबसे पहले मैंने यहां पर ले रखा है फिनाइल प्रोपीन। देखो मैं इससे कितना बड़ा माया जाल तैयार करके लाऊंगा। आपको मैं यही तो कहने चाह रहा हूं कि एक से आगे कितने आगे प्रोसीड कर सकते हैं। मैं केवल ऑर्गेनिक के अंदर हाइड्रोकार्बन्स की प्रॉब्लम्स लूंगा। इसके अंदर देखना भी 21 प्रॉब्लम कर चुके हैं, इसके अंदर कितने प्रॉब्लम मैं टच करूंगा वो देखना। ये है कंपाउंड, इसमें मैंने ऐड किया ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। भाई साहब कोई भी एल्कीन हो ना, एल्कीन के अंदर Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 ऐड करते हैं। तो हमने बता रखा है, आपके पास मान लो कोई एल्कीन है इथीन और आपने Br2 ऐड किया तो ये ब्रोमीन वाटर अटैच होता है, पॉजिटिव आता है। ठीक है, एक ब्रोमीन यहां पर अटैच हो जाएगा तो एक ब्रोमीन यहां पर अटैच हो जाएगा, तो यहां पर बनेगा विशिनल डाइब्रोमाइड। क्या बनेगा? विशिनल डाइब्रोमाइड। एक ब्रोमीन यहां पर, एक ब्रोमीन यहां पर, तो हमारा ए प्रोडक्ट जो बनेगा मैं बना देता हूं। ए प्रोडक्ट हमारा बनकर जो सामने आएगा वो बनेगा CH3 CHBr मेरे भाई और CH2Br। ये बनेगा, ये विशिनल डाइब्रोमाइड। अब कितने इंटरेस्टिंग बात है, इसके ऊपर बहुत ही ब्यूटीफुल पिक्चर बनाऊंगा मैं आपके सामने। अगर मैं इसमें रीजेंट डाल दूं अल्कोहलिक KOH फॉलोड बाय NaNH2, अल्कोहलिक KOH फॉलोड बाय NaNH2। कितने बच्चों को मेरा पिछला लेक्चर देखा हुआ याद है भाई साहब? और हाइड्रोकार्बन के सारे पार्ट देखकर आना इन प्रॉब्लम्स के ऊपर, ताकि आप कमेंट कर चुका हो, मास्टरी ले सको ऑर्गेनिक के अंदर। ठीक है, आपको मैंने बात बताई थी, आपके सामने कोई भी विशिनल डाइब्रोमाइड हो, विशिनल डाइब्रोमाइड मतलब जिसमें एडजेसेंट कार्बन पे क्या हो, ब्रोमीन लग रहा हो या कोई भी हेलोजन लग रहा हो, अगर ये रिजेंट आ गया ना अल्कोहलिक KOH फॉलोड बाय सोडियम अमाइड, तो उसमें दोनों ब्रोमीन को रिप्लेस कर दिया, हटा देना है आपको, और यहां पर आ जाएगा ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन। क्या आ जाएगा? ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, मतलब एल्काइन बनाना है आपको। ये दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग ट्रिक, आपको पहले ही बताई हुई है मैंने। तो यहां पर क्या बनेगा, अगर विशिनल डाइब्रोमाइड हो, सुन लेना, विशिनल डाइब्रोमाइड हो, एडजेसेंट कार्बन पे हेलोजन हो और ये रिजेंट सामने दिख जाए, चाहे अल्कोहलिक KOH से भी काम चल जाएगा। ध्यान रखना, अकेला ये दे रखा हो तो भी काम चल जाएगा, अकेला ये दे रखा हो तो भी काम चल जाएगा, दोनों दे रखे हो तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये इससे Br हटाओ, इससे Br हटाओ और दोनों कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, दोनों कार्बन के बीच में क्या आ जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड। तो C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये बन गया फिनाइल एसिटिलीन। क्या बन गया? फिनाइल एसिटिलीन। इसमें 2 HBr निकले हैं। कितने HBr निकले हैं? 2। मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन हुई है, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन 2 बार। एक बार तो किया अल्कोहलिक KOH ने और दूसरी बार किसने की? प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके, क्योंकि दोनों सोडियम अमाइड मैंने बोला तो इसकी प्रोटॉन की चाहत बहुत अच्छी होती है, इससे इसका प्रोटॉन से लगाव बहुत अच्छा है, इससे प्रोटॉन की दिल लगी बहुत अच्छी है, तो ये प्रोटॉन को बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है। अल्फा से प्रोटॉन निकालेगा तो बीटा से प्रोटॉन निकालेगा तो अल्फा से अपने आप ब्रोमीन बाहर चला जाएगा। तो डेफिनेटली अल्कोहलिक KOH और NaNH2 ये दोनों दिख जाए, सामने विशिनल डाइब्रोमाइड हो, दोनों ब्रोमीन को हटा देना और दोनों कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग कांसेप्ट। ठीक है, चलें आगे। चलिए इसके अंदर देखिए, अब ये एक तरह से टर्मिनल अल्काइन बन गया। क्या बन गया? टर्मिनल अल्काइन। दिख रहा है, नॉन टर्मिनल नहीं है, दिस इज टर्मिनल। इसके ऊपर 2 रिएजेंट पास करता हूं मैं। एक रिएजेंट तो है मेरे पास
हाइड्रोलिसिस करता हूं एसिडिक मीडियम में मर्क्यूरी सॉल्ट की प्रेजेंस में। जिसने मेरा पिछला वीडियो लेक्चर देखा है उसका वो तुरंत पता लगा लेगा यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा डेफिनेटली। और यहाँ पर एक रिएजेंट में पास करता हूं NaBH3 BH3H2O2 in presence of OH negative। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। यहाँ पर है BH3 बोरेन डाइबोरेन, यहाँ पर देखो H2O2 दिख रहा है परोक्साइड, और जहां परोक्साइड दिख जाए मेरे भाई परोक्साइड इफेक्ट लगा दो, और परोक्साइड इफेक्ट लगते ही क्या बन जाएगा, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में एंटी मार्कोनिक ऑक्सीडेशन होती है। ठीक है, तो मैंने क्या सिखाया था, पिछली ट्रिक सीख लेना पिछले लेक्चर में जाके। टर्मिनल अल्काइन हो आपके सामने, टर्मिनल अल्काइन, और सामने हो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, तब तो बनता है एल्डिहाइड। और टर्मिनल अल्काइन के सामने हाइड्रोलिसिस हो एसिडिक मीडियम में, हाइड्रोलिसिस हो एसिडिक मीडियम में मर्क्यूरी सॉल्ट की प्रेजेंस में, तो बनता है कीटोन। तो यहां पर कितने कार्बन ऊपर, 2 कार्बन है, तो यहां पर बेंजीन के ऊपर 2 कार्बन वाला कीटोन क्या बनेगा, COCH3। मैकेनिज्म आपको पता होना चाहिए, मैंने सिखा दिया। जिसको मैकेनिज्म जानना है इन दोनों रिएक्शन का पिछले लेक्चर में जाके देख लीजिए, मैंने प्रोपाइन का एग्जांपल दे रखा है। तो डेफिनेटली तो फिनाइल एसिटिलीन के अंदर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन होगा तो इनोल बनेगा, इनोल का टॉटोमेरिज्म होगा तो एल्डिहाइड बन जाएगा। इसमें भी इनोल बनेगा, इनोल का टॉटोमेरिज्म होगा तो एल्डिहाइड बन जाएगा। तो डेफिनेटली इसमें बनेगा एसिटोफिनोन, और इसमें क्या बनेगा, इसमें बनेगा यहां पर H आएगा, CH2CHO बनेगा डेफिनेटली। देखो एक बार मैं हल्का सा बता देता हूं, आपके पास फिनाइल एसिटिलीन है, अगर आप हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम में करेंगे तो HOH, वाटर का OH कहां पे जाएगा, इस कार्बन पे, H जाएगा इस कार्बन पे, तो यहां पर तो OH लगेगा, यहां पर H, ठीक है, और ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन क्या हो जाएगा, डबल, इनोल बन गया। इनोल का क्या करते हैं, टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म कैसा होता है, ये बॉन्ड यहां पर और ये यहां पर, देखो एसिटोफिनोन बन गया, डेफिनेटली एसिटोफिनोन बन गया। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा देखो फिनाइल एसिटिलीन था, अब करते हैं दूसरा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। एंटी मार्कोनिक रूल क्या कहता है, OH नेगेटिव तो जाएगा इस पर, H जाएगा इस पर, और ट्रिपल को कर दो डबल, बन गया इनोल। इनोल का करो टॉटोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा, तो ये CH के ऊपर हो गया CH2 और CHO बन गया, समझ में आ गया। इसका नाम है फिनाइल एसिटल्डिहाइड। देखो ये अगर फिनाइल रिंग नहीं होती तो ये CH3 है, तो एसिटल्डिहाइड है, इथेनल, इथेनल, और मैंने H को हटाकर क्या लगाया है, फिनाइल रिंग। तो इस कंपाउंड का नाम है 1,2 फिनाइल इथेनल, और इसको एक नाम से और बोल सकते हो कॉमन नेम, फिनाइल एसिटल्डिहाइड, फिनाइल एसिटल्डिहाइड। और ये क्या बनेगा, दुनिया को पता है भाई साहब, ये तो क्या बनेगा, एसिटोफिनोन। क्या बनेगा, एसिटोफिनोन। बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो आगे में कितने क्वेश्चन आप अरेंज कर सकता हूं आपके सामने। एसिटोफिनोन बना लिया मैंने, एसिटोफिनोन बना के यहाँ पे मैं रीजेंट पास कर देता हूँ, जिंक अमलगम इन प्रेजेंस ऑफ HCl, जिंक अमलगम इन प्रेजेंस ऑफ HCl, यहाँ पर मैंने A बना दिया, और लास्ट में यहाँ पर पास कर देता हूँ मैं अल्कलाइन KMnO4, ठीक है, यहाँ पर मैंने B लिख दिया, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ NaOH इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। बताइए क्या बनेगा आपके सामने, यहाँ पर क्या निकल कर सामने आएगा, यहाँ पर C बताइए, कर देंगे काफी बच्चे। एसिटोफिनोन है, एसिटोफिनोन कीटोन होता है, कीटोन एरोमेटिक कीटोन है, एरोमेटिक कीटोन से क्या बनेगा, एरोमेटिक एल्केन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, क्योंकि दिस इज जिंक अमलगम HCl, सबको पता है, 20 बार बता चुका, दिस इज क्लेमेंसन रिडक्शन। कौन सी रिएक्शन है, क्लेमेंसन रिडक्शन। और क्लेमेंसन रिडक्शन क्या कहता है मेरे भाई, क्लेमेंसन रिडक्शन कहता है चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, आपको C डबल बॉन्ड हो सब में मिलेगा, कार्बोनिल कार्बन सब में मिलेगा, तो सामने रिएजेंट हो जिंक अमलगम इन प्रेजेंस ऑफ HCl, या तो ये रिएजेंट हो। मैं बार बार चीजों को क्यों बताता हूं, क्योंकि मान लो कोई बच्चा हमारा लेक्चर फर्स्ट टाइम देख रहा है, इसी लेक्चर को, उसने पिछले लेक्चर नहीं देखे, तो बताना पड़ता है एक बार, हल्का सा प्लेटफॉर्म तैयार करना बहुत जरूरी होता है, और ये आपके लिए जरूरी है ताकि आपकी फिर से रिविजन हो जाए। मान लो कि आपके पास कोई भी कार्बोनिल कार्बन है, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, सामने रिएजेंट है जिंक अमलगम HCl, जिंक अमलगम HCl, या ये ना मिले तो हाइड्रोजन NH2NH2 इन प्रेजेंस ऑफ KOH, तो 2 रिएजेंट है, ये मिलेगा इसमें सॉल्वेंट इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल, और जिंक अमलगम HCl। ये एसिडिक मीडियम में होती है क्लेमेंसन, और बेसिक मीडियम में होती है वुल्फ किस्नर रिडक्शन, वुल्फ किस्नर, क्लेमेंसन वुल्फ किस्नर दोनों हो तो कार्बोनिल कार्बन से रिडक्शन हो जाता है। ऑक्सीजन को हटाना है 2 H लगाने हैं, ऑक्सीजन को हटाना है 2 H लगाने हैं, मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। भाई एक ऑक्सीजन हटाओगे तो 2 ऑक्सीजन आएंगे ना, एक ऑक्सीजन हटाओगे तो 2 ऑक्सीजन आएंगे, तो C डबल बॉन्ड O को CH2 में कन्वर्ट करना हो ना, इनसे बेस्ट रिएजेंट कोई नहीं है, एक क्लेमेंसन है, एक वुल्फ किस्नर है, ध्यान रखना। चलिए
आगे बढ़ते हैं। तो क्या बन गया मेरे भाई, ये बन गया बेंजीन। बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड O के साथ क्या जाएगा, CH2, और पीछे क्या है CH3, बन गया इथाइल बेंजीन। और दुनिया को पता है, 20 बार बता रखा है, मेरा लेक्चर जाके देख लीजिए, जितनी भी अल्काइल बेंजीन होती है जिसमें बेंजाइलिक कार्बन पे प्रोटॉन हो, देखो बेंजीन से नेक्स्ट कार्बन बेंजाइलिक कार्बन होता है, बेंजीन से नेक्स्ट कार्बन बेंजाइलिक कार्बन। अगर बेंजाइलिक कार्बन पे एक भी प्रोटॉन हो, ध्यान रखना, एक भी प्रोटॉन हो, चाहे वो मिथाइल बेंजीन टोल्यूइन हो, इथाइल बेंजीन हो, चाहे वो आइसोप्रोपाइल बेंजीन क्यूमीन ही क्यों ना हो, आइसोप्रोपाइल बेंजीन क्यूमीन ही क्यों ना हो, तो बेंजल्डिहाइड हो और स्टाइरीन हो, ये सारे कंपाउंड क्या बनाते हैं, बेंजोइक एसिड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, बेंजोइक एसिड। अल्कलाइन KMnO4 है तो अल्कलाइन KMnO4, तो यहाँ पर बी क्या बनेगा, यहाँ पर बी बनेगा हमारा बेंजोइक एसिड। और दुनिया को पता है बेंजोइक एसिड के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन हो, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन को बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। सोडा लाइम एजेंट, NaOH कैल्शियम ऑक्साइड दिख जाए ना, NaOH कैल्शियम ऑक्साइड सोडा लाइम, तो CO2 को हटा देना बीच में से, किसको, CO2 को, क्योंकि रिएक्शन में डीकार्बोक्सिलेशन मतलब -CO2 बाहर होता है, और यहाँ पर C प्रोडक्ट बनेगा मेरे भाई बेंजीन। क्या बनेगा, बेंजीन। बेंजोइक एसिड से बेंजीन पे जाना हो तो डीकार्बोक्सिलेशन इज द बेस्ट रिजेंट, और रिजेंट क्या मिलेगा, सोडा लाइम, NaOH कैल्शियम ऑक्साइड, NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड, इस रिजेंट का नाम है सोडा लाइम। कि all the carboxylic acids they are converted into alkane, aromatic alkane और aliphatic alkane with one carbon atom less, एक कार्बन कम हो जाता है। जैसे एसिटिक एसिड है तो मीथेन बनेगा, प्रोपेनिक एसिड है तो इथेन बनेगा, ब्यूटेनिक एसिड है तो प्रोपेन बनेगा, बेंजोइक एसिड है तो बेंजीन बनेगा। तो ये इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी आता है, नीट के अंदर आया हुआ है कि कैल्शियम सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का रेशियो क्या होता है, 3:1, 3:1 होता है, ध्यान रखना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये रिएक्शन आपको दिख रहा होगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो 21 में 7 ऐड कर लीजिए, कितनी हो गई, 28। देखो एक से ही 7 स्वीकार कर दिए भाई साहब, बाहुबली ने तो 3 ही किए थे, हमने तो 7 कर दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी प्रॉब्लम को मैं आगे बढ़ाता हूं, 7 के साथ 9 लेंगे इसमें टोटल प्रॉब्लम। बताइए मुझे, आप मुझे ये बात बताइए भाई साहब, इसी प्रॉब्लम के अंदर, इसी प्रॉब्लम में एक बार एक तो HBr ऐड कर दिया, एक बार ऐड कर दिया HBr पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, HBr पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। बताइए क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे, पढ़ा रखे हैं। HBr सिंपली ऐड करेंगे, मार्कोनिकोव एडिशन, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, इस कार्बन पे क्या जाएगा, ब्रोमीन जाएगा, सबको पता है, इस कार्बन पे ब्रोमीन जाएगा, यहाँ पर क्या जाएगा, HCl3 जाएगा। HBr पेरोक्साइड एंटी मार्कोनिकोव इफेक्ट, पर खराब इफेक्ट, पेरोक्साइड इफेक्ट, लाइट की प्रेजेंस में हो तो यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH2, यहाँ पर क्या बनेगा, Br बनेगा। तो दिस विल बी द आंसर। तो 7 और 2 9, 21 और 9 टोटल कितनी हो गई, 30 हो गई भाई साहब, 30 हो गई। चलिए आगे प्रॉब्लम के साथ आते हैं। चलिए देखिए बच्चों, और प्रॉब्लम, अब मैं देखो आप ये एक चीज देख पा रहे होंगे, नोटिस कर पा रहे होंगे, सर हाइड्रोकार्बन्स के अंदर अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर डिफरेंट क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, जैसे ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, मतलब टोटली आपको डिफरेंट मिल रहे हैं, एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन नहीं घुमा रहा हूं बार बार, मतलब। और हमारा मेन टॉपिक तो वही रहेगा, जो बेसिक जो फंडामेंटल उठाना है वहीं से लेंगे सारी चीजें, और एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं करूंगा, हाइड्रोकार्बन पे सारे लत्ते लगा देंगे, सारे कॉन्सेप्ट को देखना। चलिए ये कॉन्सेप्ट था 1 2 3 4, 4 प्रॉब्लम और ऐड कर लीजिए, पहले कितनी हो गई थी, 30 और 4 34 हो गई है। चलिए अब डिस्कस करते हैं, आपके सामने एसिटिलीन है, ध्यान रखना, रीजेंट क्या मिलेगा, रेड हॉट आयरन ट्यूब, मतलब आयरन की एक ट्यूब होती है भाई, जब इसको इतने हाई टेम्परेचर पे गर्म करोगे 873 पे, तो कोई भी चीज लाल हो जाएगी ना भाई। आप किसी चीज को बार बार पीटोगे तो मेटल के ऊपर भी हीटिंग इफेक्ट आ जाता है, क्यों, हाई टेम्परेचर अप्लाई करो तो मेटल पे क्या आ जाएगा, हीटिंग इफेक्ट, और इतना हाई टेम्परेचर पे गर्म करोगे तो आयरन ट्यूब क्या हो जाएगी, रेड हॉट हो जाएगी। तो हाई टेम्परेचर मेंशन हो, रेड हॉट आयरन ट्यूब हो, सामने एसिटिलीन हो, तो मेरे भाई बेंजीन बना देना। क्या बना देना, बेंजीन। और ये प्रोडक्ट पता है किससे बना है, ये मैंने पढ़ा रखा है, जो जिस बच्चे ने मेरी ऑर्गेनिक की मैराथन क्लास देखी, बच्चों जो पहली बार इस लेक्चर को देख रहे हैं वो सुन लीजिए, मैंने ऑर्गेनिक की 2 मैराथन क्लास बना रखी है, ऑर्गेनिक मैराथन क्लास 1, मैराथन क्लास 2, एक एरोमेटिक के ऊपर, एक एलिफेटिक के ऊपर, एक 2.5 घंटे का लेक्चर है, एक 1.5 घंटे का। इन 4 घंटे का लेक्चर को जिस बच्चे ने देख लिया ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, तो उसकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे पूरी अच्छी कमांड हो जाएगी, मतलब एक दिस इज द क्विक रिवीजन ऑफ द ओवरऑल केमिस्ट्री, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ओवरव्यू दे रखा है मैंने उस लेक्चर के अंदर, ध्यान से जाके देख लेना, ठीक है। चलिए एसिटिलीन के अंदर और फंडामेंटल ट्रिक के साथ,
एसिटिलीन के अंदर रेड हॉट आयरन हो, इसमें क्या बनेगा, बेंजीन, और इस प्रोसेस का नाम है साइक्लिक ट्राइमराइजेशन। भाई साइक्लिक रिंग बन रही है ना, और कितने मॉलिक्यूल से बन रही है, 3 मॉलिक्यूल से, इसको बोलते हैं साइक्लिक ट्राइमराइजेशन। ट्राइमर देखो 2 से मिलके बनता है डाइमर, 3 से मिलके बनता है मेरे भाई ट्राइमर। कैसे बनेगा, देखो आपको बनाना दिखाता हूं। 3 मॉलिक्यूल्स ले लिए, 3 मॉलिक्यूल्स लेते ही पहले कितने, 2 कार्बन थे 2 हाइड्रोजन थे, 3 मॉलिक्यूल ले लिए तो 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन हो गए, और भाई 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन से बेंजीन रिंग ही बनती है। देखो कैसे अटैक हुए, कैसे रिएक्ट हुए, एक एसिटिलीन मॉलिक्यूल को ऐसे लिख लिया, एक एसिटिलीन मॉलिक्यूल को ऐसे लिख लिया, और एक एसिटिलीन मॉलिक्यूल को ऐसे लिख लिया, ठीक है। 3 मॉलिक्यूल्स लिख लिए मैंने, एक मॉलिक्यूल ये रहा, एक मॉलिक्यूल ये रहा, और एक मॉलिक्यूल ये रहा, 3 मॉलिक्यूल्स हो गए। अब बेंजीन में क्या होता है, कंजुगेशन होती है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। तो आप क्या करो, इस बॉन्ड को यहां कर दो, इस बॉन्ड को यहां कर दो, इस बॉन्ड को यहां कर दो, तो ऐसे हो गया ट्राइमराइजेशन, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, बन गया ना बेंजीन। बोलिए बेंजीन बन गया कि नहीं बन गया, बन गया डेफिनेटली। अब कितना फर्क है भाई साहब, एक बात और सुनिए, ये क्वेश्चन नीट ने पूछा है, कैसे पूछा है पता है, प्रोपाइन के अंदर रेड हॉट आयरन 873 केल्विन टेंपरेचर पर रिएक्शन करेंगे तो एक प्रोडक्ट बनता है, उसमें पता क्या पूछ लिया, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बताओ, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन प्रोडक्ट P, जो P प्रोडक्ट बनेगा ना, उस P प्रोडक्ट में सिग्मा बॉन्ड बताने हैं कितने बनेंगे। तो आप कैलकुलेट कर लेना, अब जिस बंदे को प्रोडक्ट ही नहीं बचा वो बंदा कहां से निकालेगा सिग्मा बॉन्ड, जब उसको पता ही नहीं प्रोपाइन के अंदर रेड हॉट आयरन ग्रुप की रिएक्शन होती है तो प्रोडक्ट क्या बनता है, प्रोडक्ट नहीं पता तो सिग्मा बॉन्ड कहां से निकालेगा, हो गए ना वहीं पे खत्म। अब बात पर ये आती है कि देखो एसिटिलीन के अंदर, समझाता हूं, अगर एसिटिलीन के अंदर रेड हॉट आयरन ट्यूब पास करते हैं तो बेंजीन बनती है, समझ गए इतना। अब एसिटिलीन और प्रोपाइन में देख लो कितना फर्क है, एसिटिलीन और प्रोपाइन में केवल मिथाइल का फर्क है, इसमें एक H को रिप्लेस करके, एक H को रिप्लेस करके एक मिथाइल आया है, दिख रहा है, एक H को रिप्लेस करके एक मिथाइल आया है। तो कितने मॉलिक्यूल एक्स्ट्रा, ट्राइमराइजेशन कितने मॉलिक्यूल में होती है, 3 में, तो 3 मिथाइल एक्स्ट्रा हो गए, तो बेंजीन में 3 मिथाइल लगा दो ना, तो बेंजीन तो बनेगी बनेगी नो डाउट, तो 3 मिथाइल एक्स्ट्रा बढ़ेंगे बेंजीन पर। तो 3 मिथाइल कहां लगेंगे सुन लो, 3 मिथाइल लगेंगे 1 3 5 पे, 1 पे 3 पे और 5 पे, एक 1 पे लगेगा, एक 3 पे लगेगा और एक 5 पे लगेगा। इस कंपाउंड का नाम है 1,3,5 ट्राई मिथाइल बेंजीन, और इसका बहुत ही ब्यूटीफुल नाम है, इस कंपाउंड को बोलते हैं मैजिटाइलिन। क्या बोलते हैं इसको, मैजिटाइलिन। ध्यान रखना है, प्रोडक्ट का नाम भी पूछ सकते हैं कई बार। तो प्रोपाइन की जब साइक्लिक ट्राइमराइजेशन होती है तो मैजिटाइलिन बनता है और इथाइन में बनता है बेंजीन। माया फंडामेंटल समझ में बिल्कुल आ गया होगा आपको। और सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड कैसे कैलकुलेट करोगे, ये पाई बॉन्ड है, ध्यान रखना, इन पाई बॉन्ड में भी, इन डबल बॉन्ड में भी एक सिग्मा एक पाई है, ठीक है। तो नो डाउट इस कंपाउंड में पाई बॉन्ड तो 3 है, पाई बॉन्ड कितने हैं, 3, क्योंकि 3 डबल बॉन्ड है ना, तो 3 पाई होंगे, और इनमें से भी एक सिग्मा भी है, ठीक है। तो टोटल कैलकुलेट करना कितने आते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि मैजिटाइलिन के अंदर कितने सिग्मा बॉन्ड है। ये आपका होमवर्क है, कुछ ना कुछ होमवर्क मैं डेली दूंगा आपको ताकि आप रिवाइज करें। तो मैजिटाइलिन के अंदर मुझे बताएंगे आप सिग्मा बॉन्ड कितने हैं। पाई बॉन्ड मैंने बता दिए 3 होते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं डिस्कस, ये भी बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। मान लीजिए ये हो गया, अब एक और होता है साइक्लिक टेट्रामर बनाता है, रेड हॉट आयरन ट्यूब हो गया। मान लो एक रिएजेंट है NiCN2 निकल साइनाइड, और इससे पता क्या होता है, 4 मॉलिक्यूल्स होते हैं, कितने, 4 मॉलिक्यूल एसिटिलीन के टेट्रामर बना लेते हैं, कितने, 3 में ट्राइमर, 4 में क्या बनता है, टेट्रामर। अब 4 कार्बन 4 हाइड्रोजन और 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितने हो गए, 8 कार्बन 8 हाइड्रोजन हो गए। 3 में तो बेंजीन बनी थी, 4 में C8H8। भाई C8H8 की स्ट्रक्चर सुन लो क्या होती है, ये होता है बहुत ही ब्यूटीफुल कंपाउंड, पता होगा आपको, मैंने बनाया था ये। क्या होता है, COT बोलते हैं इसको, कोट। कोट का मतलब साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन, साइक्लो, O का मतलब ऑक्टा, T का मतलब टेट्राइन, टेट्राइन एक साथ लिख देंगे, टेट्राइन। भाई 4 डबल बॉन्ड है, ऑक्टा और साइक्लो, और 4 डबल बॉन्ड कहां पर है, 1 3 5 7। इसका पूरा नाम है साइक्लो ऑक्टा 1357 टेट्राइन। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 पे 3 पे 5 पे 7 पे 4 डबल बॉन्ड है। इस कंपाउंड का नाम है कोट। और ध्यान रखना इसके बारे में बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है, ये कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है, ध्यान रखना भूलना मत, दिस कंपाउंड इज
नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक नहीं है, क्या है, नॉन एरोमेटिक। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है इसके ऊपर। तो ट्राइमर में बनता है बेंजीन, टेट्रामर में बनता है कोट, साइक्लोऑक्टा टेट्राइन। ध्यान रखना, 3 क्वेश्चन हो गए ट्राइमराइजेशन और डाइमराइजेशन के, बहुत आते हैं पेपर में, कर देना, गत्ते लगा देना, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली प्रॉब्लम बताइए। ये बहुत ही ब्यूटीफुल प्रॉब्लम है, इसमें आपको एक टेस्ट के बारे में नॉलेज बढ़ेगी। 2 टेस्ट बताऊंगा आपको, बहुत ही ब्यूटीफुल। बताइए, लगाइए दिमाग ये दोनों प्रॉब्लम के ऊपर। एक ये भी एसिटिलीन है, ये भी एसिटिलीन है। इसमें देखो यहाँ पे ध्यान रखना कैसे पास किया है, ये स्टेप नहीं है। इसमें 2 मॉलिक्यूल्स है NaNH2 के, मतलब NaNH2 के 2 इक्विवेलेंट है और CH3I के भी 2 इक्विवेलेंट है। तो A प्रोडक्ट बनेगा। इसमें एसिटिलीन है, पहले इसमें NaNH2 फर्स्ट स्टेप में पास किया है और सेकंड स्टेप में इथाइल आयोडाइड, तो ये B बनेगा। A और B को किस टेस्ट के बेस पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? अरे भाई साहब, टेस्ट तो तब बताओगे जब आपको A और B पता हो। A और B पता हो तभी तो टेस्ट बताओगे, सिंपल सा लॉजिक है। चलो आपको बताता हूं, देखो इसमें ना मैंने 2 मॉलिक्यूल्स पास किए हैं, किसके, सोडियम अमाइड के। तो भाई साहब आपको पता है ये कंपाउंड ऐसे है। अब ये प्रोटॉन भी भाई साहब एसिडिक है, ये प्रोटॉन भी एसिडिक है, और प्रोटॉन से लगाओ चाहत दिल लगी किसकी है, सोडियम अमाइड की। सोडियम अमाइड की है ना, तो सोडियम अमाइड क्या कर सकता है, कितने मॉलिक्यूल है मेरे भाई, 2 मॉलिक्यूल है। तो एक NH2 नेगेटिव इधर से भी आएगा, एक इधर ही चाहेगा, ये इसको उठा लेगा, ये इसको उठा लेगा, ये इधर नेगेटिव आएगा, ये इधर नेगेटिव आएगा। समझ गए मेरे भाई, 2 मॉलिक्यूल्स लेने का क्या लॉजिक था मेरा, क्योंकि मेरे को डाई एनायन बनाना था। क्या बनाना था, डाई एनायन, दोनों कार्बन पे मेरे को नेगेटिव चार्ज चाहिए था, इसलिए मैंने 2 मॉलिक्यूल्स पास किए। और ये यहाँ पर देखो कौन कौन सा मिल सकता था, और क्या मिल सकता था, NaNH2 की जगह अल्कोहलिक KOH। दूसरा ग्रिग्नार्ड रीजेंट मेरे भाई, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रीजेंट की भी चाहत बहुत ही अच्छी होती है, उसका भी प्रोटॉन क्रश होता है, तो प्रोटॉन से लगाव बहुत अच्छा होता है उसका, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रीजेंट भी हो सकता था, सोडियम अमाइड भी हो सकता था, KNH2 NaNH2 KNH2 भी हो सकता था। तो तीनों ध्यान रखना। तो एक्सेप्ट कर लिया। तो बताइए क्या बना, ये बना C यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ लग गया Na पॉजिटिव, यहाँ लग गया Na पॉजिटिव, लग गया, क्योंकि 2 Na पॉजिटिव थे ना, डाई एनायन बन गया। अब मैंने मिथाइल आयोडाइड भी भाई 2 पास किए हैं। कितने पास किए हैं, मिथाइल आयोडाइड, मिथाइल आयोडाइड मैंने 2 पास किए हैं। एक मिथाइल आयोडाइड ये रहा, एक मिथाइल आयोडाइड ये रहा, 2 लिख देता हूं। एक अटैक हुआ ये I नेगेटिव बाहर, एक अटैक हुआ ये I नेगेटिव बाहर, 2 NaI निकल गए, बोलिए 2 NaI निकल गए ना, सोडियम आयोडाइड बाहर कर दीजिए। क्या बना, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ CH3 आएगा, और यहाँ भी क्या आएगा, CH3। ये बन गया नॉन टर्मिनल अल्काइन, ब्यूटटूआइन। क्या बन गया भाई, ब्यूटटूआइन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते समझ में, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में नोट कर लेना चाहे, समझना बहुत जरूरी था, ठीक है। चलिए ये कॉन्सेप्ट हो गया मेरे भाई। चलिए ऐसे पढ़ोगे तो आएगा मजा, नहीं तो ऑर्गेनिक नहीं सीख पाओगे मेरे भाया। ये एसिटिलीन है, अब मैंने फर्स्ट स्टेप में पास किया है सोडियम अमाइड, यहीं पर लिखूंगा दोबारा। अब की बार क्या किया है मैंने, सोडियम अमाइड पास किया है। एक इक्विवेलेंट है तो NH2 आ सकता है, एक ही प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है, एक ही एनायन बनेगा, तो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव Na पॉजिटिव। अब देखो यहाँ पर इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने का काम कौन कौन कर सकता है, NaNH2 कर सकता है, प्रोटॉन से चाहत होती है इसकी। ग्रिग्नार्ड रीजेंट भी कर सकता था, अगर मान लीजिए यहाँ पर NaNH2 की जगह CH3MgBr होता तो भी यही काम होता, ठीक है। बस फर्क इतना पड़ता, ये C नेगेटिव होकर पीछे लग जाता MgBr पॉजिटिव। समझ गए, बिल्कुल समझ गए। आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रीजेंट होता, NaNH2 होता, एक पोटेशियम अमाइड KNH2 होता, वो भी यही प्रोटॉन से चाहत रखता है। और एक बहुत ही ब्यूटीफुल और बता देता हूं, ये वाला रीजेंट भी, जितने भी टर्मिनल अल्काइन होती है और जिनमें एसिडिक प्रोटॉन होता है, सुन लेना, जितनी भी टर्मिनल अल्काइन होती है और जिनमें एसिडिक प्रोटॉन होते हैं, उनके साथ सोडियम लिक्विड अमोनिया भी रिएक्शन करता है। क्या करता है, सोडियम लिक्विड अमोनिया। बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन बताने जा रहे हैं आपको ये, सोडियम लिक्विड अमोनिया। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा,
यहाँ पर मान लीजिए एसिटिलीन की रिएक्शन सोडियम लिक्विड अमोनिया से मैं करूं, सोडियम लिक्विड अमोनिया से, तो ये बनाएगा सी नेगेटिव Na पॉजिटिव, सी नेगेटिव Na पॉजिटिव, क्योंकि लिक्विड अमोनिया के पास भी प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है मेरे भाई, बेस एक्सेप्टर है, ये भी लेविस बेस कर देगा काम, बिल्कुल कर देगा। समझ पा रहे हो, बिल्कुल समझ पा रहे हो आप। तो टर्मिनल अल्काइन की रिएक्शन सोडियम लिक्विड अमोनिया से होती है तो ये बनता है, लेकिन नॉन टर्मिनल अल्काइन पे मत कर देना सोडियम लिक्विड अमोनिया, क्योंकि नॉन टर्मिनल अल्काइन पे एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होता, इसमें ब्रिज रिडक्शन हो जाएगी। सोडियम लिक्विड अमोनिया क्या कर देगा, ब्रिज रिडक्शन, ट्रांस एल्कीन बनाता है मेरे भाई, कैसे बनाता है, ट्रांस एल्कीन, तो ये हो जाएगा ऑटोमेटिकली। समझ में आ गया, तो ये प्रोटॉन निकालने के लिए रीजेंट थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नॉलेज देना बहुत जरूरी होता है बीच बीच में। आगे यहाँ पर आगे, और आगे क्या डाल रखा है देखो, CH3CH2I, CH3CH2I, आयोडीन इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये बेटर लिविंग ग्रुप है, जल्दी बाहर चला जाता है, सिर दर्द ही नहीं करता। ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं ना तंग करने में लगे रहते हैं, ये क्या बनेगा, ब्यूट बनाएंगे भाई। देखो CH3CH2 इस कार्बन से कनेक्ट कर दो C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये क्या बना, ब्यूट बनाई, तो बी प्रोडक्ट बन गया मेरा CH3CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो एक तो बना ब्यूट बनाइन, एक बना ब्यूटुआइन। बताओ ऐसा कौन सा केमिकल टेस्ट है, ये नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया, मिटा देते हैं। दोनों कंपाउंड्स के अंदर, या वीडियो को पॉज कर लिया करो, किसी के मोबाइल के अंदर मान लो स्क्रीनशॉट अच्छे से नहीं लिया जाता है तो वीडियो को पॉज करके कॉपी पेन लेके बैठा करो, नोट कर लिया करो। कुछ चीजें होती है और कॉन्फिडेंस की वजह से मत रह जाना, बार बार वीडियो देखने के टाइम नहीं मिलेंगे, लेंथी होते हैं वीडियो, बार बार देखोगे। कई बच्चे होते हैं ना कि पंखे की हवा में, एसी की हवा में बैठ जाते हैं, सर तो वीडियो लेक्चर बना रहे हैं बिना पंखे की हवा में, गर्मी में बना रहे हैं, लेकिन भाई साहब समझो मेरी बात को, कुछ कॉपी पे लेके बैठा करो, आपको नॉलेज चाहिए। चलिए ये आ गया CH3, ये ब्यूटुआइन है, बहुत अच्छे नोट्स बन जाएंगे, नोट्स बहुत अच्छे बन जाएंगे, याद करोगे। ब्यूटुआइन, ये ब्यूट बनाइन, ये नॉन टर्मिनल है, क्या है ये, नॉन टर्मिनल एल्काइन, क्योंकि इसमें एसिडिक प्रोटॉन नहीं होगा, नो एसिडिक प्रोटॉन, कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होता नॉन टर्मिनल अल्काइन में। और ये क्या है मेरे भाई, टर्मिनल अल्काइन, और टर्मिनल अल्काइन में होता है एसिडिक प्रोटॉन। क्या होता है, एसिडिक प्रोटॉन। तो जिन कंपाउंड में, जिन अल्काइन में एसिडिक प्रोटॉन होता है वो टर्मिनल, और जिनमें नहीं होता वो नॉन टर्मिनल। तो ऐसा रीजेंट आपको ढूंढना है जो टर्मिनल अल्काइन के एसिडिक प्रोटॉन के साथ रिएक्ट करे। तो देखो एक तो बहुत इंपॉर्टेंट आपको बता ही दे, ठीक है, टर्मिनल और नॉन टर्मिनल अल्काइन को डिफरेंशिएट करने के 3 टेस्ट है। कितने टेस्ट है, 3। रीजेंट भी कितने हैं, 3, बताते हैं, ध्यान से सुनिए। आपके सामने एक टर्मिनल अल्काइन है और एक नॉन टर्मिनल अल्काइन है, तो 2 तो टेस्ट है और 3 रीजेंट है जो इन दोनों कंपाउंड को डिफरेंशिएट करेंगे। किसको, टर्मिनल को, नॉन टर्मिनल को। समझिए क्या नॉलेज है, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, और एक है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। बार बार बताने की जरूरत नहीं है, नीचे वाला ब्यूटुआइन है नॉन टर्मिनल, ऊपर वाला ब्यूटवानाइन है टर्मिनल, ठीक है। T फॉर टर्मिनल, T फॉर नॉन टर्मिनल, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर पहले कंपाउंड, पहला रीजेंट, अगर रिएक्शन कर दी मैंने सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, देखो समझ पा रहे हो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को किसी को पता है क्या बोलते हैं मेरे भाई, इसको बोलते हैं टॉलरेंस रीजेंट। क्या बोलते हैं, टॉलरेंस रीजेंट। तो टॉलरेंस रीजेंट एसिडिक हाइड्रोजन वाले, मतलब केवल टर्मिनल अल्काइन पर रिएक्शन करता है, नॉन टर्मिनल पे नहीं करता। मतलब जितने भी जो मैं 2 टेस्ट और 3 रीजेंट बताऊंगा ना, 2 टेस्ट और 3 रीजेंट, वो सारे टर्मिनल पर रिएक्ट करते हैं, नॉन टर्मिनल पर रिएक्शन नहीं होती। समझ में आ गई बात, पल्ले पड़ गई। देन हिट द लाइक बटन। तो सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट हो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ सिल्वर नाइट्रेट, तो यहाँ पर क्या ध्यान रखना, व्हाइट पीपीटी आते हैं। अब तक हम क्या पढ़ते हैं, एल्डिहाइड कीटोन पे टॉलरेंस रीजेंट टेस्ट पॉजिटिव आता है, या तो सिल्वर मिरर बनती है या ब्लैक पीपीटी आते हैं सिल्वर के। समझ में आ गया। लेकिन इसमें ध्यान रखना टर्मिनल अल्काइन में व्हाइट पीपीटी बनानी है आपको। और कैसे रिएक्ट होगा, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव के पीछे लग जाएगा Ag पॉजिटिव, मतलब सिल्वर सॉल्ट बना देना आपको, सिल्वर सॉल्ट, ठीक है। और इसके पीपीटी कैसे आते हैं मेरे भाई, इसके पीपीटी व्हाइट आते हैं,
इसके पीपीटी कैसे आते हैं, वाइट। मतलब टॉलरेंस रीजन टेस्ट इट इज गिवन बाय ओनली टर्मिनल एल्काइन। हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा टेस्ट, सेकंड टेस्ट बता रहा हूं, ये टेस्ट नंबर 1 हो गया। टेस्ट नंबर 2 देखो, इसमें कुछ नहीं करना, छोटा सा चेंज है, क्यूप्रस क्लोराइड Cu2Cl2 और वो भी अमोनियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में, अमोनियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में। सिल्वर नाइट्रेट ले तो टॉलरेंस रीजेंट है, और ये रीजेंट ये ले तो इसको अमोनियम हाइड्रोक्साइड कॉमन रहेगा, और यहाँ पर क्या लेते हैं, CuCl2। यहाँ पर कॉपर सॉल्ट बनेगा, बस इतना फर्क है। क्या फर्क है, कॉपर का सॉल्ट बनेगा नेगेटिव, Cu पॉजिटिव। क्या बनेगा, Cu पॉजिटिव। कॉपर में +1 चार्ज है यहाँ पर, ठीक है, क्यूप्रस फॉर्म में। तो यहाँ पर ये पीपीटी आते हैं मेरे भाई रेड, क्या आते हैं, रेड पीपीटी। टॉलरेंस रीजन के साथ व्हाइट, कॉपर सॉल्ट के साथ रेड पीपीटी आते हैं। और ये टेस्ट भी कौन देते हैं मेरे भाई, केवल और केवल टर्मिनल एल्काइन, क्योंकि इसमें तो एसिडिक प्रोटॉन होता ही नहीं है, ये तो किसी काम का नहीं है ससुरा। चलिए तो आगे समझ में ये दोनों बातें हो गई क्लियर। तो ये हो गए 2 टेस्ट, जो दोनों टर्मिनल एल्काइन देते हैं, भूलना मत, ठीक है। अब बताते हैं 3 रीजन। 3 रीजेंट ऐसे हैं जो केवल टर्मिनल अल्काइन के साथ रिएक्शन करते हैं। अरे भाई टर्मिनल अल्काइन में क्या होता है, एसिडिक प्रोटॉन, और प्रोटॉन को चुराने वाला कौन होता है, प्रोटॉन को चुराने वाले कौन होते हैं, 3 ही रीजेंट है। तीनों रीजेंट कौन कौन से हैं, एक तो मेरा भाई ग्रिग्नार्ड रीजेंट, चुरा के प्रोटॉन मेरा ग्रिग्नार्ड चला, ओ तो कितना अच्छा लॉजिक। इस सॉन्ग को याद कर लो, पता चल जाएगा कि जितने भी फंक्शनल ग्रुप है ना, जितने भी फंक्शनल ग्रुप है जिनमें एसिडिक प्रोटॉन आता है, ग्रिग्नार्ड सामने मिल गया तो ग्रिग्नार्ड आएगा, प्रोटॉन चुराएगा और एल्केन बना के ले जाएगा। बहुत ही अच्छा ही कॉन्सेप्ट है भाई साहब। तो ग्रिग्नार्ड NaNH2 KNH2 सोडियम लिक्विड अमोनिया अल्कोहलिक केवच, सारे रिएक्शन करते हैं। अल्कोहलिक केवच भी आधे प्रोटॉन चुरा सकता है, बेस भी चुरा सकता है भाई साहब, एनी बेस, कोई भी अच्छा सा बेस ले लो, जैसे C2H5O नेगेटिव सोडियम इथोक्साइड ले लीजिए, अच्छा सा बेस, मतलब जिसकी प्रोटॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी बहुत अच्छी हो, मतलब RO नेगेटिव ले लो, RO नेगेटिव, मिथोक्साइड, अल्कोक्साइड आयन, कोई भी अल्कोहलिक केवच, सोडियम लिक्विड अमोनिया, KNH2, NaNH2, RMgX, ये सारे के सारे प्रोटॉन से चाहत रखने वाले हैं, प्रोटॉन से दिल लगी रखने वाले हैं, ठीक है। और सबसे बढ़िया कौन है मेरे भाई, ग्रिग्नार्ड से बढ़िया कोई नहीं है। तभी तो नोबेल प्राइज दिया था बंदे को, ऐसे वैसे थोड़ी दे देते हैं हवा में नोबेल प्राइज। बहुत अच्छी रीजेंट केमिस्ट्री है इसके पीछे। और रीजेंट, ग्रिग्नार्ड रीजेंट से याद आया, मैंने ग्रिग्नार्ड रीजेंट के ऊपर पूरा लेक्चर बना रखा है, द रियल मैजिक ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजेंट। ग्रिग्नार्ड रीजेंट का जादू क्या क्या काम करता है, चेक करते हैं अगली प्रॉब्लम के साथ आपके। चलिए देखिए, 3 नई प्रॉब्लम 3 नए टॉपिक के साथ, ठीक है। पिछले क्या डिस्कस की थी, टेस्ट डिस्कस किया था, आ रहा समझ में, मतलब अलग अलग प्रॉब्लम अलग अलग टॉपिक के साथ, यही हमारी स्पेशलाइजेशन है लेक्चर्स की। चलिए 4 में 3 और ऐड कर लीजिए, 37 हो जाएगी। 3 प्रॉब्लम है और तीनों में इलेक्ट्रोलाइसिस है, इलेक्ट्रोलाइसिस। ध्यान रखना, अगर किसी भी सॉल्ट का, कार्बोक्सिलिक एसिड का, मोस्टली कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर सोडियम सॉल्ट हो, पोटासियम सॉल्ट हो या सोडियम सॉल्ट हो, सोडियम सॉल्ट या पोटासियम सॉल्ट, क्योंकि आप कोई बेस की प्रेजेंस में NaOH लोगे तो सोडियम सॉल्ट होगा, पोटासियम हाइड्रोक्साइड लोगे तो पोटासियम सॉल्ट होगा। मतलब किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट और उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस कर दे तो मेरे भाई हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं। क्या बनते हैं, हाइड्रोकार्बन्स। लेकिन डिपेंड करता है आप सॉल्ट कौन सा ले रहे हैं, सॉल्ट की स्ट्रक्चर कैसी है। तो तीनों ध्यान से समझना मेरे भाई, क्या कैसे समझोगे, तीनों इलेक्ट्रोलाइसिस हो, और तीनों दी थी कोल्बे साइंटिस्ट ने, इसको कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। तीनों देखने के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड के ही लिख सकते हो इसको, काइनेटिक एनर्जी में समझना इसको, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस है, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस और कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, समझिए तीनों में अलग अलग है। अगर आपको कोई कार्बोक्सिलिक एसिड का, सैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब आपको जैसे इथेनोइक एसिड का सोडियम सॉल्ट मिल गया, प्रोपेनोइक एसिड का सोडियम सॉल्ट मिल गया, बेंजोइक एसिड का सोडियम सॉल्ट मिल गया, मतलब जिसमें केवल मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड हो। अब देखो यहाँ पे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम सॉल्ट है, ये कंपाउंड भी डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है भाई। यहाँ पे अगर मैं H को हटा दूं, ये H और ये H, कहीं आपको दिख रहा है, ये कंपाउंड मैलिक एसिड है, समझ पा रहे हो,
अरे देखो भाई, ये कंपाउंड मैलिक एसिड है, COOH दोनों COOH सेम साइड में, ये मैलिक एसिड है। और मैलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट, H की जगह Na कर दूं? अरे समझा करो यार कुछ चीजें। मैलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट है ये सोडियम मैलिएट है। क्या बोलेंगे इसको? सोडियम मैलिएट। समझ रहे हैं ध्यान से? और ये देखो, अगर इन दोनों सोडियम को हटा दूं, दिख रहा है टार्टरिक एसिड है, 1 2 3 4 ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड को टार्टरिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई? टार्टरिक एसिड। और यहां पर Na लगा दूं तो ये हो गया सोडियम टार्टरेट। क्या हो गया? सोडियम टार्टरेट। और ये एसिटिक एसिड का सोडियम सॉल्ट है, दिस इज सोडियम एसीटेट। तो एक बात अपने माइंड में गांठ बांध लो, अगर मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है तब तो एल्केन बनेंगे। क्या बनेंगे? एल्केन। ट्रिक बताऊंगा। अगर डाइकार्बोक्सिलिक एसिड हो, क्या हो? डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। और जिन कार्बन से, ध्यान से सुनना मेरे भाई, अगर डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है और जिन कार्बन से कनेक्ट है, ध्यान से सुनना, अगर जो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड जिन कार्बन से कनेक्ट है उनके बीच में सिंगल बॉन्ड है, उनके बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो वो डबल हो जाएगा, एल्कीन बनेगी। ट्रिक सीख लेना एक बार। और जिन कार्बन से COOH ग्रुप अटैच है, मतलब कार्बोक्सिलेट आयन अटैच है, कार्बोक्सिलेट आयन, जिन कार्बन से कार्बोक्सिलेट आयन अटैच है उनके बीच में पहले से ही डबल बॉन्ड हो, वो हो जाएगा ट्रिपल, यहां बनेगा एल्काइन। ट्रिक सिखाओ सर, आप ट्रिक सिखा दो, मान जाएंगे आपको। ट्रिक देखो, अगर मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो एल्केन बनेगा, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में क्या बनेगा? एल्कीन एल्काइन। ट्रिक क्या है? जिन कार्बन से अटैच है उनके बीच में पहले से सिंगल बॉन्ड हो तो डबल आ जाएगा, पहले से डबल हो तो ट्रिपल आ जाएगा। ट्रिक क्या है? देखो भाई, होता क्या है पता है? इसमें डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है तो 2 मॉलिक्यूल लेने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया? इसमें पहले से डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, 2 मॉलिक्यूल्स लेने की जरूरत नहीं है। मतलब 2 मॉलिक्यूल्स लेने की जरूरत किस पर है? इसमें देखो 2 कार्बोक्सिलेट आयन है, 2 कार्बोक्सिलेट आयन है, इसमें कार्बोक्सिलेट आयन कितने हैं? 1, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है। पहली बात समझ गए? ये फंडामेंटल है। अब देखो होता क्या है, कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस में दुनिया ने पढ़ रखा है, सबको पता है कि कार्बोक्सिलेट आयन्स CO2 गैस निकल जाती है इसमें। अब यहां से जिस कार्बन से COOH अटैच है, ध्यान से सुनना, जिस कार्बन से COOH अटैच है उस COOH को हटा देना। क्या हटा देना? COOH को, और उस कार्बन पे रेडिकल लगा देना। क्या लगा देना? रेडिकल। ये ट्रिक समझा रहा हूं। जिस कार्बन से COOH अटैच है ना, उनको हटा के रेडिकल लगा दो, उनको हटा के रेडिकल लगा दो। तो हटाओ, COOH हटाया, ठीक है। कहां पर लगाना है रेडिकल? एक इस कार्बन पे, एक इस कार्बन पे, ठीक है। यहां पर COOH हटाया, यहां पर COOH हटाया, रेडिकल कहां लगाना है? एक इस पर, एक इस पर। अब मैं सुनो मेरे भाई, ये CH3 रेडिकल कितने हैं? 2 है, जोड़ो इनको, CH3 और CH3 कहां बनेगा? अरे कहां बनेगा लाला? इथेन बनेगा ना। यहां रेडिकल, यहां रेडिकल, अरे भाई रेडिकल और रेडिकल मिलके एक बॉन्ड बना ही लेंगे ना। क्या बन जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन गया ना इथीन। और यहाँ रेडिकल है लाला, यहाँ रेडिकल है, रेडिकल रेडिकल कंबाइन होंगे, क्या बनेगा? डबल बॉन्ड का ट्रिपल बॉन्ड, तो ये बनेगा लाला एसिटिलीन। तो भूलना मत, पेपर के लिए क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग बता रहा हूं कि व्हाट हैपेंस व्हेन सोडियम मैलिएट इज अंडरगो इलेक्ट्रोलाइसिस, कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस, एसिटिलीन इज फॉर्म। हिट द लाइक बटन। व्हाट हैपेंस व्हेन सोडियम tartarate undergo cold electrolysis, ethene is formed. And what happens when sodium acetate is electrolyzed? Ethane is formed. Ethane, ethene, ethyne, sodium acetate, sodium tartarate, sodium malate. समझ गए मेरी बात? कॉन्सेप्ट को समझ गए? हिट द लाइक बटन। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, कितनी हो गई? 30, 4, 3, कितनी हो गई? 37। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनको एक ही ले लेते हैं। चलो 5 के बाद 6, 37 और 6 43। देखते जाइए आपको क्या क्या खेल खेलते हैं हम। हर बार रिएक्शन अलग ले रहा हूं। ये रिएक्शन देखो, बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। क्लोरो बेस पहले आता है, ब्रोमो पहले आता है, ये कंपाउंड है 1 2 3।
1 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लोब्यूटेन, 1 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लोब्यूटेन। अगर कंपाउंड के सामने सोडियम ड्राइथर आ जाए, पहली बात तो सोडियम ड्राइथर वुड्स रिएक्शन होती है, ये वुड्स रिएक्शन है, ये वुड्स रिएक्शन है, दोनों वुड्स रिएक्शन है। ट्रिक पता क्या होती है मेरे भाई, वुड्स रिएक्शन की ट्रिक बता देता हूं पहले तो। देखो मान लो CH3Cl है और रिएक्शन कर रहे हो सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राइथर, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राइथर। ट्रिक पता क्या होती है, सोडियम के 2 मोल्स ले लो, सोडियम के 2 मोल्स, और इसके भी कितने मोल्स, 2 मोल्स ले लो, ठीक है। तो 2 Na और 2 Cl, 2 NaCl बाहर हो गया। तो और जिस कार्बन से क्लोरीन अटैच है ना, वो कार्बन कनेक्ट करने हैं जिन कार्बन से क्लोरीन अटैच है। तो इसमें 2 CH3 है तो कनेक्ट हो जाएंगे CH3 क्या बन जाएगा, इथेन बन जाएगा। तो इस तरीके से आपको कनेक्ट करने हैं जिन कार्बन से क्लोरीन अटैच है। लेकिन अगर कंपाउंड में पहले से ही 2 हैलोजन हो तो क्या करोगे, रेडिकल के प्रेजेंस में होती है रिएक्शन, कंपाउंड में पहले से 2 हैलोजन हो, सोडियम ड्राइथर के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। मान लो सोडियम के 2 मोल है, सोडियम के 2 मोल, एक के साथ NaCl निकल गया, एक के साथ NaBr निकल गया, समझ गए, एक के साथ NaCl, एक के साथ NaBr, 2 निकल चुके। तो इस कंपाउंड में यहां पर क्या आएगा, यहां पर क्या आएगा, रेडिकल, और Cl निकलने के बाद यहां भी क्या आएगा, रेडिकल। अब फर्स्ट कार्बन का रेडिकल और थर्ड कार्बन का रेडिकल आपस में जोड़ दो, ये कंपाउंड क्या बन जाएगा, ये बाईसाइक्लो कंपाउंड बन गया। ये कंपाउंड क्या बन गया, बाईसाइक्लो। इस कंपाउंड का नाम है बाईसाइक्लो 1,1,1,1,0 ब्यूटेन। टोटल कार्बन कितने हैं, 4। तो एक इधर, बीच में कोई नहीं है। तो बाईसाइक्लो कंपाउंड का नोमेनक्लेचर बहुत कम बच्चों को आता होगा, लेकिन ध्यान रखना ये बाईसाइक्लो कंपाउंड है, 1,1,0 ब्यूटेन कहते हैं इसको। इस कंपाउंड से बनता है ये, ठीक है। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फॉर द एग्जाम, ध्यान रखना। चलिए अब देखो, ये 2 क्लोरोब्यूटेन क्या है, 2 क्लोरोब्यूटेन। एनसीईआरटी प्रॉब्लम, पहली बात तो बता दूं, एनसीईआरटी प्रॉब्लम में 2 क्लोरोब्यूटेन की सोडियम ड्राइथर के प्रेजेंस में रिएक्शन हुई है। देखो ट्रिक बता देता हूं, जिन कार्बन से हैलोजन अटैच है उसकी रिएक्शन होती है। एक साइक्लोब्यूटेन को ऐसे लिख लो, 2 क्लोरोब्यूटेन को, और एक 2 क्लोरोब्यूटेन को ऐसे लिख लो, उसका फेस ऊपर की तरफ कर दो, 2 मॉलिक्यूल्स लिख लो, क्योंकि भाई 2 Na और 2 Cl, 2 Na 2 Na और 2 Cl, 2 NaCl बाहर हो गया ना, तो 2 क्लोरीन ऐसे लिख लो और 2 सोडियम, 2 NaCl बाहर कर दो, समझ गए। और करना क्या होता है पता है, जिन कार्बन से हैलोजन अटैच है ना, उन कार्बन को जोड़ दो, चाहे रेडिकल के थ्रू कर लो। देखो इससे क्लोरीन हटेगा, इससे क्लोरीन हटेगा तो यहां रेडिकल आएगा, और इससे क्लोरीन हटेगा यहां रेडिकल आएगा। इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो, तो कंबाइन कर दे, ये कंबाइन कर दिया, तो ये आंसर है, ये आंसर है। देखो क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6, 3 पे मिथाइल, 4 पे मिथाइल, तो इस कंपाउंड का नाम है 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन, 6 कार्बन। तो ध्यान रखना, 2 क्लोरोब्यूटेन की जब वुड्स रिएक्शन होती है तो बनता है 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन बहुत अच्छी है। देखो वुड्स रिएक्शन कहां पर फेल हो गई थी, वुड्स रिएक्शन बाद इसकी लिमिटेशन है कि इससे आप ऐसा अल्केन नहीं बना सकते जिसमें ओड नंबर ऑफ कार्बन आते हैं। इसके लिए स्पेशल रिएक्शन यूज की गई थी, कोरे-हाउस रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन यूज की गई थी, कोरे-हाउस रिएक्शन, कोरे-हाउस रिएक्शन। ये वुड्स रिएक्शन की लिमिटेशन को दूर करने के लिए दूर की गई थी। इसमें पता क्या करते हैं, एक स्पेशल रिएजेंट यूज करते हैं। जैसे ये इसमें ऐसा अल्केन लेना है, जैसे एक तो ले लिया 2 कार्बन का अल्काइल हैलाइड, और इस रिएजेंट के अंदर मिथाइल ले लिया, तो 2 मिथाइल में से एक मिथाइल उठा लो और ये इथाइल, तो क्या बनेगा, प्रोपेन बनेगा। देखो ये ट्रिक है, CH3 CH2 CH3, ये प्रोपेन बनेगा इसमें। और इस रिएजेंट का नाम बता देता हूं, बहुत ही स्पेशल है। देखो 2 अल्काइल है, अल्काइल कैसे नजर आएंगे, देखो ये ग्रुप डिफरेंट रखना आपको। जैसे मान लो ये ग्रुप है R-Cl, R-Cl, R- अलग है वो, और इसकी रिएक्शन करा दी R2CuLi। भाई R2 समझ गए, यहाँ पे R कौन है, R कौन है, मिथाइल, इसका नाम है डाइमिथाइल क्यूप्रस लिथियम। इस रिएजेंट का बहुत अच्छा नाम होता है R2CuLi का, भाई साहब गिलमन रिएजेंट। जिस बच्चे को पता है नाम रिएक्शन का वो बहुत अच्छी बात है, वो पढ़ता है, और यदि नहीं पता तो सीख लो भाई, बहुत अच्छा रिएजेंट है। इसका नाम है गिलमन रिएजेंट, R2CuLi। ये कोरे-हाउस रिएक्शन में यूज होता है, और ये ऐसा अल्केन बनाने का काम आता है जिसमें ओड नंबर कार्बन आते हैं। बनेगा कैसे, क्योंकि ये अल्काइल अलग ले लो
ये अल्काइल पार्ट अलग ले लो, ये अल्काइल पार्ट अलग ले लो। तो इसमें से R2 R डैश उठा लिया, और इस R2 में से एक R उठाओ, तो R डैश R, दोनों अल्काइल ग्रुप अलग बनेंगे। तो ऐसा कंपाउंड बनेगा जिसमें ओड नंबर कार्बन आते हैं, ऐसा अल्केन बन जाएगा। जैसे इस R डैश की जगह मैंने ले लिया इथाइल, तो इथाइल क्या हो गया ये मेरा R डैश, समझ गए। और यहां पर मिथाइल की जगह क्या ले लिया मैंने, मिथाइल की जगह ले लिया R2CuLi, तो R कौन है, मिथाइल। तो यहां से R डैश उठा, यहां से R उठा, यहां से इथाइल उठाया, यहां से मिथाइल उठाया, प्रोपेन बना दिया। समझ में आ गई मेरी बात, ऐसे कैप्चर कर लेना, गत्ते लग जाएंगे सारे कॉन्सेप्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फंडामेंटल क्लियर हो गया। अब वुड्स रिएक्शन के क्वेश्चन और कोरियाउस रिएक्शन के क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे, ठीक है। गिलमंथ रीजेंट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, गिलमंथ रीजेंट, R2CuLi, याद रखेंगे। समझ में आ गई। चलिए 43 प्रॉब्लम हो गई हमारी, 43 प्रॉब्लम। ये देखिए बहुत अच्छा रीजेंट है, 3 प्रॉब्लम है भाई साहब। चाहे कोई भी अल्काइल हैलाइड हो, हैलाइड मतलब क्लोरो ब्रोमो आइडो, यहां भी देखो क्लोरो ब्रोमो आइडो, कोई भी हो, कोई भी एल्डिहाइड हो, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड हो, और कोई भी अल्कोहल हो, अगर सामने रीजेंट हो HI रेड फास्फोरस, तो आपको एल्केन बनाना है, और सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम के साथ उतने ही कार्बन का एल्केन बनेगा। कैसे, ट्रिक दूं, एग्जांपल। जैसे मान लो यहां पर R है CH3, तो ये क्या हो गया, इथाइल आयोडाइड, यहां पर R है CH3, इथेनल, यहां पर R है CH3, इथेनोइक एसिड, यहां पर R है CH3, इथेनॉल। चाहे इथेनॉल हो, चाहे इथेनोइक एसिड हो, चाहे इथेनल हो, चाहे इथाइल आयोडाइड हो, मतलब ऑल द अल्काइल हैलाइड, ऑल द एल्डिहाइड्स, ऑल द कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ऑल द अल्कोहल्स, और एक को ध्यान रखना कीटोन भी, अगर उनके सामने ये रिजेंट मिल गया HI रेड फास्फोरस, तो भाई साहब एल्केन बना देना उतने कार्बन का। ये कितने कार्बन के कंपाउंड है दोनों, सारे चारों कंपाउंड कितने कार्बन के हैं, 2 कार्बन के, तो यहां पर एल्केन बनेगा इथेन। ध्यान रखना ये रिजेंट की स्पेशलाइजेशन है, HI रेड फास्फोरस। और ये तो भाई साहब ग्लूकोज को भी नहीं छोड़ता, ग्लूकोज की रिएक्शन HI रेड फास्फोरस से कर दोगे ना, तो यहां भी एन हेक्सेन बन जाता है। आप किसी को याद हो तो C6H14, सारे कार्बन लाइन में लग जाते हैं, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप 1 होता है ग्लूकोज में, 4 CHOH होते हैं, मेडिकल वालों को पता होगा, और 1 CH2OH होता है। ये भी अल्कोहल है, ये भी एल्केन बनेगा, बीच में 4 सेकेंडरी अल्कोहल है, ये भी एल्केन बनेगा, एल्डिहाइड भी एल्केन बन जाएगा। तो 6 के 6 कार्बन लाइन में होते हैं, क्या बन जाएगा, एन हेक्सेन। इसका एल्डिहाइड बनाओ, क्या बनेगा, CH3, बीच में इसके 4 CH2, ये हो गए 4 CH2 और फिर इथेन, तो एन हेक्सेन। और ये रिएक्शन ये भी प्रूव करती है कि ग्लूकोज के सारे कार्बन स्ट्रेट चेन में होते हैं। किस में होते हैं, स्ट्रेट चेन में। आगे फंडामेंटल समझ में भाई साहब, हर रिएक्शन के पीछे लॉजिक बताऊंगा आपको, इससे बढ़िया लॉजिक कहीं नहीं मिलेगा आपको। फ्रक्टोज, ग्लूकोज के अंदर रिएक्शन होती है HI रेड फास्फोरस के साथ, तो क्या बनता है, एन हेक्सेन बनता है। आगे समझ में, अब बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, लगाओ दिमाग। पहली बात तो बता दूं, यहाँ पर बच्चे गलती क्या करते हैं, यहाँ रिंग से कनेक्ट है क्लोरीन, और हेलो एल्केन नहीं है, हेलो एरीन है, और हेलो एरीन पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होती। तो काफी बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर KOH को देखकर, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को देखकर Cl की जगह OH कर देते हैं। लेकिन ये रिएक्शन देखो क्या है, एसिटोफिनोन है, ये है पैरा क्लोरो, पैरा पे क्लोरो दिख रहा है, पैरा क्लोरो एसिटोफिनोन नाम है इसका, 1 2 3 4, दिस इज पैरा क्लोरो एसिटोफिनोन। तो देखो क्या हुआ रिएक्शन, ये हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ KOH, भाई साहब वुल्फ किस्नर रिडक्शन है, वुल्फ किस्नर रिडक्शन। और जिसको वुल्फ किस्नर रिडक्शन का ट्रिक चाहिए और क्लेमेंसन का ट्रिक चाहिए, मैंने पिछले लेक्चर में बताया है, दूसरी क्लास में जाके देख लेना, ठीक है। 21 पहले बताए हैं। क्या करते हैं इसमें, कार्बन से ऑक्सीजन हटा देते हैं और 2 हाइड्रोजन आ जाते हैं, तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, बेंजीन, यहाँ पर CH2 CH3, और पैरा पे क्लोरो एजिटिज रहेगा, पैरा पे क्लोरो क्या रहेगा, एजिटिज, दिस इज द प्रोडक्ट। इसका नाम है पैरा क्लोरो इथाइल बेंजीन, पैरा क्लोरो इथाइल बेंजीन, ठीक है। आ गया समझ में। चलिए अगला कीजिए, ये नेक्स्ट बताइए, ये वुल्फ किस्नर रिडक्शन है, ध्यान रखना, वुल्फ किस्नर रिडक्शन एल्केन बनाने काम आती है। जितने भी एल्डिहाइड और जितने भी कीटोन होते हैं, क्लेमेंसन कर दो, वुल्फ किस्नर कर दो, कीटोन हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो जिंक अमलगम HCl, पहली बात तो ये एलिफेटिक अल्कोहल है, अगर ये OH ऐसे कनेक्ट होता, ध्यान रखना, तब तो फिनोल था, तब तो क्या था, फिनोल। फिनोल की रिएक्शन अगर HCl के साथ करते हैं, तब यहाँ पे क्लोरो नहीं आता, क्लोरो नहीं आता, क्योंकि ऑक्सीजन का लोन पे रेजोनेंस में होता है कहीं ना कहीं, वो बेटर लिविंग ग्रुप नहीं होता। लेकिन अब की बार मेरे भाई
CH2OH है, बेंजाइल अल्कोहल की तरह बिहेव करेगा ये कंपाउंड है पैरा हाइड्रोक्सी मिथाइल। हाइड्रोक्सी मिथाइल कहते हैं इसको, देखो एक कार्बन और हाइड्रोक्सी लग रहा है, तो पैरा हाइड्रोक्सी मिथाइल बेंजल्डिहाइड है ये, ठीक है। तो बेंजल्डिहाइड में भी रिएक्शन करेगा जिंक अमलगम HCl, और OH में भी रिएक्शन करेगा। तो मेरे भाई प्रोडक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग बनेगा इसका। बेंजल्डिहाइड में रिएक्शन करेगा तो टोल्यूइन बनता है भाई। बेंजल्डिहाइड अगर ये ग्रुप नहीं होता देखो, तो बेंजल्डिहाइड से टोल्यूइन बनता है क्लेमेंसन रिडक्शन। क्या होता है ये? क्लेमेंसन रिडक्शन, बेंजल्डिहाइड से टोल्यूइन, और टोल्यूइन से वापस बेंजल्डिहाइड पे लाना हो तो क्रोमाइल क्लोराइड मेरे भाई, इटार्ड रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? इटार्ड रिएक्शन, ठीक है। और यहां पर क्या था? CH2OH था, तो OH Cl के साथ रिएक्शन, HCl के साथ रिएक्शन करके क्या बना देगा? पैरा प्रोडक्ट बनेगा CH2Cl, CH2Cl, ठीक है। लेकिन इसका इटार्ड करोगे तो इटार्ड तो केवल अल्काइल बेंजीन पे होती है, प्रोडक्ट में फर्क नहीं पड़ेगा। बस Cl की जगह Cl आ जाएगा, Cl की जगह Cl आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे फंडामेंटल समझ में अगली रिएक्शन के साथ आते हैं। चलिए कितनी प्रॉब्लम हो गई थी पहले? 37 और 6 43 आई थी। तो 1 2 3 प्रॉब्लम और ऐड कर लीजिए उसमें। पिछला क्रम मेरे को सारी याद नहीं है, हमारी 42 प्रॉब्लम तो हो चुकी है आई थिंक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 1 2 3 4, लगाइए दिमाग। इससे ये कन्वर्जन करना है। मान लीजिए ये कंपाउंड X है और ये कंपाउंड Y है, तो X को Y में कन्वर्ट करना है, तो इन चारों में से मोस्ट सुटेबल रिएजेंट कौन सा है? बताइए, लगाइए दिमाग। अब बात मैंने कहा था जिसको रिएजेंट की नॉलेज है उसके लिए तो क्वेश्चन हलवा है, और जिसको रिएजेंट की नॉलेज नहीं हो भाई साहब फंसा रह जाएगा। लगाओ दिमाग। अब देखो एक एक करके लगाता हूं दिमाग। सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या सुटेबल है या नहीं है? देखो सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या काम करता है पहले पता होना चाहिए। सोडियम बोरोहाइड्राइड काम करता है भाई साहब पहले एल्डिहाइड पे, एल्डिहाइड को प्राइमरी अल्कोहल बनाता है, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन को सेकेंडरी अल्कोहल बनाता है, और एक एसिड क्लोराइड। 3 ही फंक्शनल ग्रुप पे काम करता है सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो एल्डिहाइड, ये कीटोन दिख रहा है, कीटोन को क्या बना देगा ये? सेकेंडरी अल्कोहल। तो यहां पर बन जाएगा CHOH। कीटोन क्या बन जाएगा? CHOH। लेकिन यहां पर CHOH है नहीं है, इसका मतलब ये रिएजेंट काम नहीं करेगा। पहली बात कट गया। जिंक अमलगम HCl, जिंक अमलगम HCl, तो नो डाउट जिंक अमलगम HCl क्या होती है? क्लेमेंसन रिडक्शन। ये C डबल बॉन्ड O की जगह CH2 तो ला देगा। देखो C डबल बॉन्ड O की जगह CH2 तो ला देगा ये, लेकिन भाई साहब यहाँ पर HCl देखो, HCl है ना, इस OH ग्रुप को भी Cl बना देगा। अभी पिछली प्रॉब्लम में पढ़ा था। तो लेकिन हमें OH को OH रखना है। देखो OH को क्या रखना है? OH रखना है, चेंज नहीं करना। ये बहुत ही ब्यूटीफुल प्रॉब्लम है। अब यहाँ पर काम आएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट, वुल्फ किस्नर रिडक्शन, WK, वुल्फ किस्नर रिडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ KOH, तो ये क्लेमेंसन जैसे वुल्फ किस्नर भी कर देगा, हाइड्रोकार्बन बना देगा इसको, लेकिन ये OH को रिप्लेस नहीं करेगा, OH को OH ही रखेगा। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग। तो इसका बेस्ट रिएजेंट कौन है? ये ऑप्शन 3। सोडियम लिक्विड अमोनिया इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि ये तो कहां काम करेगा? अल्कोहल पे कर सकता है नो डाउट, लेकिन प्रोडक्ट तो कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है। हाँ, अगर ये क्वेश्चन ये होता, मान लो अगर इस रिएक्शन में अल्कोहल बनाना है, सेकेंडरी अल्कोहल, अब कौन सा बेस्ट रिएजेंट है? अब है सोडियम बोरोहाइड्राइड, क्योंकि अल्कोहल पे काम नहीं करेगा, केवल कीटोन को कन्वर्ट कर देगा सेकेंडरी अल्कोहल में, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे भी काम नहीं करता, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे भी काम नहीं करता है। तो एक सबसे बेस्ट रिएजेंट है सोडियम बोरोहाइड्राइड, ठीक है। तो ऐसी चीजों को याद रखना है। तो ये प्रॉब्लम तो हो गई। नीचे वाली दोनों प्रॉब्लम देखो कितनी आसान है। ये प्रॉब्लम भी लास्ट है, मतलब हम हाइड्रोकार्बन के बिल्कुल अंत पर आ चुके हैं, अंतिम संस्कार की तैयारी कर आ चुके हैं। मतलब हाइड्रोकार्बन को पूरी तरह से इतने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, जितने क्वेश्चंस आपको, इतनी प्रॉब्लम हाइड्रोकार्बन की किसी भी यूट्यूब चैनल पे मिल जाए तो मुझे आके बता देना कि सर इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं हाइड्रोकार्बन। बहुत इंटरेस्टिंग बात चल रही है यहाँ की। एन हेक्सेन, 6 कार्बन का हेक्सेन हो एल्केन, या 7 कार्बन का एल्केन हो एन हेप्टेन। सामने रिजल्ट सुन लेना, ये तीनों कैटलिस्ट है, आयरन का, आयरन, क्रोमियम, एल्यूमिनियम, इन तीनों के ऑक्साइड, ये कैटलिस्ट का काम करते हैं। ये कंपाउंड है, कैटालिटिक रिएक्शन होती है हाई टेम्परेचर पर, 500 डिग्री सेल्सियस पर, ध्यान रखना। सामने एन हेक्सेन हो या एन हेप्टेन हो, तो 6 कार्बन की रिंग क्या बनेगी? बेंजीन। बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, डायरेक्ट आते हैं नीट के अंदर। एन हेक्सेन के अंदर
क्रोमियम ट्राइऑक्साइड हो या एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो या Fe2O3 हो, हाई टेम्परेचर पर कैटालिटिक रिएक्शन करते हैं। इस रिएक्शन का नाम है साइक्लाइजेशन, क्योंकि 6 कार्बन रिंग में आ जाते हैं साइक्लाइजेशन करके। इस रिएक्शन का नाम है साइक्लाइजेशन। और सुनो क्या क्या नाम है इसका साइक्लाइजेशन के साथ। यहां पर देखो 6 कार्बन थे, 14 हाइड्रोजन थे, दिख रहे हैं? 6 कार्बन 14 हाइड्रोजन। यहां पर बेंजीन में कितने रह गए? C6H6, मतलब 8 हाइड्रोजन चले गए। कितने हाइड्रोजन चले गए? 8 हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन जब निकल जाए तो उस रिएक्शन को बोलते हैं डिहाइड्रोजिनेशन। इसका मतलब इस रिएक्शन में क्या हुआ है? डिहाइड्रोजिनेशन हुआ है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। दूसरी बात, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिंग बनी है और रिंग के बनने को बोलते हैं रिफॉर्मिंग। क्या बोलते हैं? रिफॉर्मिंग। कैटालिटिक रिफॉर्मिंग का सबसे बेस्ट एग्जांपल है कैटालिटिक रिफॉर्मिंग। कैटालिस्ट की प्रेजेंस में रिंग का बनना कार्ड कैटालिटिक रिफॉर्मिंग कहते हैं। और एक दो नाम और बताते रहता हूं इसको हाइड्रोफॉर्मिंग भी कहते हैं। हाइड्रोफॉर्मिंग क्या बोलते हैं? हाइड्रोफॉर्मिंग रिएक्शन भी कहते हैं। देखो कितने नाम है इसके। और एक नाम और है इसका, एरोमेटाइजेशन रिएक्शन। क्या नाम है? एरोमेटाइजेशन, क्योंकि बेंजीन रिंग जो बनी है वो एरोमेटिक है। तो कंपाउंड पहले एरोमेटिक नहीं था, एरोमेटिक रिंग बन गई तो एरोमेटाइजेशन। तो कितने नाम है इसके? एन हेक्सेन थे बेंजीन का बनना, साइक्लाइजेशन, डिहाइड्रोजिनेशन, कैटालिटिक रिफॉर्मिंग, एरोमेटाइजेशन, हाइड्रोफॉर्मिंग। इनमें से कोई भी ऑप्शन मिल जाए टिक कर देना, ठीक है? एन हेप्टेन, बस एक कार्बन फालतू है ना, तो बेंजीन रिंग पे एक कार्बन फालतू करोगे तो मेरे भाई टॉल्विन बनेगा। क्या बनेगा? टॉल्विन। कुछ भी नहीं करना आपको, बस एक कार्बन फालतू था ना तो टॉल्विन बना दिया। अगर एक कार्बन और फालतू हो जाए तो याद करो, सपोज करो मान लो एक कार्बन, ये तो है C7H16, ये डायरेक्ट आता है क्वेश्चन, C7H16 एन हेप्टेन, ठीक है? अगर ये होता C8H18, 8 कार्बन होते, 8 कार्बन का मतलब अब यहाँ पे 6 कर देता हूं, ठीक है? 8 कार्बन में क्या बनाओगे? तो 8 कार्बन में 6 की बेंजीन रिंग, हेप्टेन होता तो टॉल्विन, अरे 8 होते तो जाइलिन बना दो ना, ऑर्थोजाइलिन कहते हैं इसको। 8 में क्या बन जाएगा? ऑर्थोजाइलिन, ठीक है? हेक्सेन का बनता है बेंजीन, हेप्टेन का बनता है टॉल्विन और ऑक्टेन का बनता है जाइलिन। ध्यान रखोगे, तीनों याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक क्वेश्चन और बता दो आपको, बहुत ज्यादा आता है नीट में, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं जेईई मेंस के अंदर, ये तो हो गया। एक क्वेश्चन और आता है क्रैकिंग और पायरोलिसिस। क्या बोलते हैं उसको? क्रैकिंग और पायरोलिसिस। ये ऐसे टॉपिक है टीचर भी स्किप करते हैं इनको, लेकिन नितेश सर पढ़ाएंगे भाई। पायरोलिसिस और क्रैकिंग पता क्या होता है? एक हायर नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन, मतलब एक ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन मोर नंबर ऑफ कार्बन आते हैं, मोर नंबर ऑफ कार्बन मतलब 5-6 कार्बन का हाइड्रोकार्बन है, उसको अगर हीटिंग करके आप हाइड्रोकार्बन्स बनाते हैं। हाइड्रोकार्बन्स में ध्यान रखना, सैचुरेटेड भी बन सकते हैं और अनसैचुरेटेड भी, मतलब एल्केन, एल्कीन, अल्काइन सब भी बन सकते हैं। मान लो आपने 8 कार्बन का हाइड्रोकार्बन हीट कर दिया, 8 कार्बन का हाइड्रोकार्बन मतलब C8H18। इस अब ध्यान रखना, कार्बन की संख्या जितनी बढ़ती है ना तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होते चले जाते हैं। तो जितने भी हायर नंबर ऑफ, जितने ज्यादा कार्बन बढ़ते जाएंगे रिंग में, वो हाइड्रोकार्बन उतना ही लिक्विड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लिक्विड। भाई जिन हाइड्रोकार्बन में, ध्यान से सुनना मेरी बात, जिन हाइड्रोकार्बन में कम नंबर ऑफ कार्बन आते हैं ना, वो मोस्टली गैस होती है, क्योंकि इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होते हैं, जैसे मीथेन गैस, इथेन गैस, प्रोपेन गैस, ब्यूटेन गैस। भाई ये गैस होती है ना, बिल्कुल होती है, क्योंकि इनका साइज छोटा है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनमें वीक होती है, वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। लेकिन जैसे जैसे कार्बन की चेन बढ़ती है, कार्बन की चेन जैसे जैसे बढ़ती है तो कंपाउंड गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में आ जाता है या फिर सॉलिड स्टेट में आ जाता है। तो अगर किसी लिक्विड हाइड्रोकार्बन को, ध्यान रखना, अगर किसी भी लिक्विड हाइड्रोकार्बन को आप गैसियस हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर रहे हो, क्योंकि गैसियस में लाओगे तो कार्बन कम हो जाएंगे, गैसियस हाइड्रोकार्बन में क्या होंगे? लोअर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, लोअर नंबर ऑफ कार्बन एटम। मान लो आपने 8 कार्बन का कोई हाइड्रोकार्बन हीट किया तो यहां पर एक बन गया मीथेन, एक बन गया इथेन, एक बन गया इथीन, एक बन गया प्रोपीन, मतलब इससे कम कार्बन के कोई भी हाइड्रोकार्बन बनते चले गए, एल्केन, अल्काइन, एल्कीन, कुछ भी बनते चले गए इससे कम। तो पहले लिक्विड था, ज्यादा कार्बन वाला लिक्विड था, तो लिक्विड हाइड्रोकार्बन से गैसियस हाइड्रोकार्बन का बनना एट हाई टेम्परेचर, दिस इज कॉल्ड क्रैकिंग और पायरोलिसिस। ध्यान रखना, ठीक है? Conversion of liquid hydrocarbon having more number of hydrogen carbon atoms
conversion into gaseous hydrocarbon with a lesser number of hydrogen atoms, carbon atoms. This process is called what? Cracking, pyrolysis. ठीक है, बस दोस्तों 10 मिनट का इंतजार और है, हाइड्रोकार्बन फिनिश कर देंगे। ठीक है, देखो कितनी अच्छी प्रॉब्लम और लेकर आए आपके सामने। कितनी हो गई थी? 42, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल मान लीजिए 50 हो गई, क्योंकि ये बहुत बड़ा कन्वर्जन है। दो इन कन्वर्जन में सारे नीट ने जेईई मेंस ने क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे हैं। मैं सारा का निचोड़ पैकेज एक में ढुसा के लाया हूं। समझ में आ गई मेरी बात? ऐसे नॉलेज बढ़ेगी, ऐसे सीखोगे कॉन्सेप्ट को। मतलब 4-5 रिएक्शन थी जेईई मेंस की नीट की, मैंने इकट्ठा उनका कपल बना के इन दोनों कन्वर्जन में डाल दिया। ठीक है, सीखना। ये क्वेश्चन में नीट ने पूछा हुआ है, ये जेईई मेंस ने पूछा है, बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। ये जेईई मेंस ने पूछा है, ये नीट ने पूछा है, सारे क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। स्टार्ट करते हैं। 8 प्रॉब्लम है, बस 10 मिनट लगेगी। लेक्चर लेंथी होती है नीतीश सर के, आपको पता ही है। ठीक है, देखना जरूरी है, देखते रहिए, सीखिए। बेंजीन के ऊपर साइक्लोहेक्सेन पास कर दिया HF। अब सबसे पहली बात होती है कि सर एल्कीन बेंजीन पे ऐड ऐसे कैसे होगा, क्योंकि बेंजीन है ना, कौन सी रिएक्शन शो करते हैं, ध्यान से सुनना। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट हो जाता है। मतलब बेंजीन से आप प्रोटॉन निकाल सकते हो H पॉजिटिव, और कोई भी इलेक्ट्रोफाइल ऐड कर सकते हो। बेंजीन पे कौन सी रिएक्शन नहीं होती, सुन लो। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं होती बेंजीन पे, क्योंकि बेंजीन अपने आप में पहले से न्यूक्लियोफिलिक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं होगी। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी बेंजीन रिंग पे नहीं होती। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन भी बेंजीन रिंग पे नहीं होती। मतलब किसी भी प्रकार की एडिशन रिएक्शन बेंजीन रिंग पे कर मत देना, होगी भी नहीं। ठीक है, तो एडिशन रिएक्शन बेंजीन शो नहीं करता। चलिए ये तो काट दीजिए। तो बेंजीन पे रिएक्शन कौन सी होती है मेरे भाई? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर दो। यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन की रिएक्शन HF के साथ कराओ, इलेक्ट्रोफाइल बना लो। यहाँ पर HF का रोल यही है, ये इलेक्ट्रोफाइल बनने में हेल्प करेगा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कौन है? 0 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन बहुत रिएक्शन है। इलेक्ट्रोफाइल कौन है? H पॉजिटिव। अब भाई इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पे ऐड कर नहीं सकते ना, बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो नहीं करता, तो इलेक्ट्रोफाइल ऐड कहां पे होगा? इस एल्कीन पे, ताकि आप एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर सको, तब फिर बेंजीन के साथ सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। देखो रिएक्शन कैसे होगी, यहां पर करके दिखा देता हूं। साइक्लोहेक्सेन है, पहले बेंजीन को भूल जाओ, साइक्लोहेक्सेन है, आप इसके साथ HF में से H के पॉजिटिव की रिएक्शन करा दो। तो रिएक्शन कैसे होगी? ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा ये कार्बन, तो इस कार्बन पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आ गया, F नेगेटिव निकल जाएगा। अब मोस्टली बच्चे समझते हैं कि F नेगेटिव को सर इस कार्बन पर अटैक करवा दो। नहीं भाई, ऐसे अटैक नहीं करवाना, हमें तो कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन करनी थी, हमें तो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना था। ये हमने इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर लिया। मतलब इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन में हेल्प कर रहा है HF केवल, कि एल्कीन पे HF की रिएक्शन हो जाए और इलेक्ट्रोफाइल बन जाए, और भाई साहब ये सीधा का सीधा इलेक्ट्रोफाइल ले जाकर बेंजीन पे जाके टेक दो, हो गया प्रोडक्ट। आंसर आ गया। कितना आसान क्वेश्चन था ये। इसमें प्रोडक्ट बनेगा बेंजीन, और बेंजीन के साथ लगा दीजिए साइक्लोहेक्सेन रिंग। ठीक है, बड़ा आसान क्वेश्चन था। तो ऐसे इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन में हेल्प करता है ये, तो इसका नाम है ए कंपाउंड। ठीक है, तो हो गया सिंपल क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको लास्ट में लेंगे, पहले छोटे क्वेश्चन जो हल्के फुल्के हैं वो कर लेते हैं। ये बताइए कि इस कंपाउंड के अंदर एक प्रोपीन है, C2H2 एसिटिलीन है, ये ब्यूटेन है, और ये इथीन है। दिख रहा है? हाइड्रोकार्बन है चारों, इथीन, ब्यूटेन, एसिटिलीन, इथाइन और प्रोपीन। इन चारों में से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो ब्रोमीन के साथ सबसे फास्ट रिएक्शन करेगा? विच रिएक्ट रिएडली विद द ब्रोमीन। सुनो, कौन सा करेगा मेरे भाई? सबसे फास्ट रिएक्शन होती है ब्रोमीन। देखो ब्रोमीन के साथ रिएक्शन होती है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है ना, वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे सबसे फास्ट होती है। ध्यान रखना, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सबसे फास्ट किस पे होती है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पर। और sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन मेरे भाई एल्केन में होता है। ये फंडामेंटल ट्रिक थी। इस क्वेश्चन को देखकर बच्चे घबरा जाते हैं, पता नहीं पूछ क्या लिया। फंडामेंटल समझना है भाई। ब्रोमीन के साथ रिएक्शन जो होती है ना किसी भी कंपाउंड की, वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होती है। जैसे मीथेन के अंदर आप क्लोरीन पास करो सनलाइट के प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा? मिथाइल क्लोराइड CH3Cl। समझ में आ गया? तो यही कॉन्सेप्ट है। देखो ये एल्कीन है,
डबल बॉन्डेड कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। ये एसिटिलीन है, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन sp हाइब्रिडाइज होते हैं। ये भी एल्कीन है, डबल बॉन्डेड कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। केवल ब्यूटेन ही ऐसा कंपाउंड है C4H10 ब्यूटेन एल्केन है जिसमें sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होंगे, और sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन पर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सबसे फास्ट होती है। ध्यान रखना, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सबसे फास्ट कहां पर होती है? sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन पर। sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन किसमें होता है? एल्कीन में होता है। तो एल्केन के अंदर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सबसे फास्ट होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? ब्यूटेन। समझ में आ गया? बिल्कुल आ जाऊंगा। फंडामेंटल को लिखते चले जाओ। अगर कोई टीचर भी वीडियो देख रहा है ना और ये उसको लगेगा कि वास्तव में क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं सर, डेफिनेटली बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रॉब्लम लेते हैं नीचे वाली, ये दो प्रॉब्लम देखो। बेंजीन है, बेंजीन में CH3Cl ऐड किया, अनहाइड्रस। ये मैंने होमवर्क किया था पिछली क्लास में, किसी को याद हो तो। ये मैं भूल गया था रिएक्शन। ब्यूटा 1,3 डाइईन, क्या है ये? ब्यूटा 1,3 डाइईन, मतलब डाइईन है ये। इसमें एक बार sp ऐड किया 40 डिग्री सेल्सियस पर माइनस, और ये हाई टेम्परेचर पर 80 डिग्री सेल्सियस पर। दो प्रोडक्ट बनेंगे ए और बी, और दोनों अलग अलग बनेंगे। ठीक है, पहले नीचे वाली प्रॉब्लम कर लेते हैं, लास्ट में लेंगे, अच्छे से समझाएंगे आपको। बेंजीन के अंदर ये कौन सी रिएक्शन है? CH3Cl अनहाइड्रस AlCl3। AlCl3 क्या है? लैविस एसिड। लैविस एसिड का काम क्या होता है? हैलोजन का सब्सट्रेट करना। क्या बनेगा? टोल्विन, फ्रीटेलक्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, सबको याद होगी। क्या बनेगा यहाँ पर मेरे भाई? टोल्विन बनेगा। टोल्विन बन गया, बना दूं? दिख रहा है? अरे दिख रहा है क्या? डेफिनेटली टोल्विन बन गया। ठीक है, आगे की रिएक्शन आगे करते हैं। देखो टोल्विन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ हुई है, टोल्विन लिख लिया। इसकी रिएक्शन है ना क्लोरीन के साथ की है सनलाइट के प्रेजेंस में, और वो भी एक्सेस में। देखो क्लोरीन एक्सेस में दे दिया ना, इसका मतलब है तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस करके 3 क्लोरीन लगा दो। ठीक है, अगर मान लो क्लोरीन एक्सेस में नहीं होता तब तो बेंजीन से नेट कार्बन होता है बेंजाइलिक कार्बन, और बेंजाइलिक कार्बन को पता है बेंजाइल फ्री रेडिकल बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। यहाँ पर जैसे ही H रेडिकल हटेगा यहाँ पर बनेगा बेंजाइल रेडिकल। भाई समझ में आ गया? और बेंजाइल रेडिकल को रिप्लेस किसके साथ रिएक्शन हो जाएगी? Cl रेडिकल के साथ, क्योंकि ये कैसा कार्बन है? sp3 हाइब्रिडाइज, और sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन पे फास्ट रिएक्शन होती है फ्री रेडिकल। अब बताइए ना, तो ये रिएक्शन हो जाएगी यहाँ पर। तो ये कंपाउंड अगर क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एक ही कंपाउंड होता तो पहले बनेगा CH2Cl, क्लोरीन 1 मोल होता तो, लेकिन यहाँ पर लिख दिया क्लोरीन एक्सेस में है तो दूसरा मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा तो दोनों H रिप्लेस हो जाएंगे। तीसरा मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा, मतलब यहाँ पे क्लोरीन के 3 मोल रिएक्ट करेंगे तो तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे। तो ये CH3 की जगह आ जाएगा CCl3। समझ में आ गई बात? अब यही तो फंडामेंटल यहाँ पे रिलेट करना है। ये क्वेश्चन नीट ने पूछा था, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब यहाँ पर आ गए CH3 की जगह आ गए CCl3 पर। फर्क पता क्या पड़ गया? डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस का फर्क पड़ गया मेरे भाई। किसका फर्क पड़ गया? डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस का। क्योंकि जब तक बेंजीन पर मिथाइल लगा हुआ था ना तो टोल्विन को बोलते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। क्या बोलते हैं? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। लेकिन बेंजीन पर लग गया कार्बन के साथ 3 मोटे मोटे बड़े बड़े इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं? -I इफेक्ट क्रिएट करते हैं। कैसा इफेक्ट क्रिएट करते हैं? -I इफेक्ट। तो इसका -I इफेक्ट इतना ज्यादा है कि, और साथ साथ ये क्या करेगा? ये करेगा मेटा डायरेक्टिंग इफेक्ट होता है इसका। कैसा इफेक्ट होता है? मेटा डायरेक्टिंग, क्योंकि बेंजीन को डीएक्टिवेट कर देगा ये। तो अगर इस कंपाउंड के अंदर आप Br2 पास करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3, आगे देखो यही हो रहा है Br2 FeBr3, ये तो B बन गया, ये B कंपाउंड है। ठीक है, यहां से स्टार्ट किया था। ए क्या था? टोल्विन। ए क्या था? टोल्विन। ये किससे बनाया था? बेंजीन से। चलिए अब Br2 आ जाएगा मेटा पोजीशन पे, ऊपर लगा रहने दो, CCl3 लगा रहेगा, मेटा पे क्या लग जाएगा? ब्रोमो। ठीक है, और लास्ट स्टेप है जिंक इन प्रेजेंस ऑफ HCl। जिंक इन प्रेजेंस ऑफ HCl। अब मोस्टली बच्चों को याद रखना चाहिए ये कॉन्सेप्ट, आपको बता देता हूं बच्चे। ठीक है, इसको बिठा दे, ये तो हो गया, ये भी हो गया, यहां तक मिटा देते हैं। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखना, जितने भी एल्काइल हैलाइड होते हैं, जितने भी एल्काइल हैलाइड, आर चाहे कोई भी ग्रुप हो, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल कोई भी, जितने भी एल्काइल हैलाइड होते हैं, चाहे RCl हो RBr हो, मैं X लिख देता हूं, जितने भी एल्काइल हैलाइड होते हैं अगर उनकी रिएक्शन या तो जिंक इन प्रेजेंस ऑफ HCl हो, जिंक इन प्रेजेंस ऑफ HCl, ठीक है, या फिर जिंक इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड लिख लेना, ये हो, और एक रिएजेंट होता है जिंक कॉपर कपल इथेनॉल की प्रेजेंस में, जिंक कॉपर कपल इथेनॉल की प्रेजेंस में, जिंक HCl, जिंक एसिटिक एसिड या जिंक डस्ट, ये कोई भी रिएजेंट हो,
तो आपको X हटा देना है, H लगा देना है। मतलब मिथाइल क्लोराइड तो मीथेन, इथाइल क्लोराइड होगा तो इथेन, प्रोपाइल क्लोराइड होगा तो प्रोपेन। मतलब X को हटा के H लगाना है। समझ में आ गया? तो यहाँ पर देखो कार्बन के साथ कितने क्लोरीन है? 3 क्लोरीन है। रिएजेंट क्या है? जिंक इन प्रेजेंस ऑफ HCl। तो इस कंपाउंड की रिएक्शन जिंक इन प्रेजेंस ऑफ HCl करेंगे तो यहाँ पर D आएगा और D क्या बनेगा? तीनों क्लोरीन को हटा दीजिए और यहाँ पर फिर से 3 H आ जाएंगे। ये बनेगा कंपाउंड, बहुत ही इंटरेस्टिंग। इस कंपाउंड का नाम है मेटाब्रोमोटोल्यूइन। मेटाब्रोमोटोल्यूइन बन गया ये क्वेश्चन जेईई मेंस ने नीट ने घुमा फिरा के पूछा है बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में, और मैंने आपको देखो कितनी अच्छी नॉलेज दी है इस कंपाउंड के थ्रू। आगे समझ में? बेंजीन से टोल्यूइन, टोल्यूइन के साथ 3 बार सब्स्टिट्यूशन हुआ, CCl3 आ गया, ये मेटा डायरेक्टिंग होता है, मेटा ब्रोमो पे आ गया, ब्रोमो पे मेटा आ गया, और जिंक HCl के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, क्योंकि जिंक HCl क्या करता है, कितने भी हैलोजन लग रहे हो सबको हाइड्रोजन में कन्वर्ट कर देता है। ये 3 रिएजेंट याद रखना, बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, आगे फंडामेंटल समझ में। बस अब 2 प्रॉब्लम बची है दोस्तों, थोड़ा सा पेशेंस हो रखिए। लेक्चर हमारे लेंथी हैं लेकिन बहुत ही वर्दी लेक्चर होते हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर प्रॉब्लम लिखे, इन दोनों प्रॉब्लम को लिख लेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मुझे ये बताइए कि इन दोनों रिएक्शन में, दोनों प्रॉब्लम के अंदर लास्ट में किन किन को आती है ये प्रॉब्लम, बस वो डिस्कस कर देते हैं, फिर खत्म करेंगे रिएक्शन को। ठीक है, ये देखो भाई, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, HCl ऐड करोगे तो क्या बनेगा? अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, CH3 डबल बॉन्ड CH2। HCl ऐड करोगे तो Cl नेगेटिव आ जाएगा मार्कोनिकॉफ रूल से, CH3 Cl CH3 और ये भी क्या हो जाएगा? Cl। मतलब टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड बनेगा। यहाँ पर H लगेगा, यहाँ पर Cl लगेगा। बड़ा आसान था। ये कंपाउंड है आइसोब्यूटाइलिन। क्या बोलते हैं इसको? आइसोब्यूटाइलिन। 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपीन को बोलते हैं, 2 मिथाइल प्रोपीन को बोलते हैं आइसोब्यूटाइलिन। HCl ऐड कर दिया, ये बन गया टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। आगे देखो क्या हो रहा है, मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राईईथर कर दूं डायरेक्ट, ये तो A बन गया, ये हो गया। मैग्नीशियम ड्राईईथर डालेंगे तो क्या बनेगा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो Cl की जगह क्या जाएगा? MgCl। और आगे क्या है? ड्यूटेरियम D2O। भाई साहब इसके पास प्रोटॉन होता है H12। ड्यूटेरियम क्या है? H12, जिसको लिख सकते हैं D2O को DOD, क्योंकि H2O को क्या लिखते हो आप? HOH। तो D2O का लिख सकते हो DOD। तो ड्यूटेरियम कौन चुरा लेगा? ये वाला। तो आपको मैंने बता रखा है, आपके सामने कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो, RMgX, वाटर हो, तो वाटर से प्रोटॉन कौन चुरा लेता है? ग्रिग्नार्ड। RH बनता है। और D2O हो तो कौन चुरा लेगा? RD बनेगा। ये चीजें ध्यान रखना। तो CH3, एक कार्बन पे 3 CH3 बने रहेंगे, CH3 की होल थ्राइस C। इस कार्बन पे 3 CH3 है और इस कार्बन से क्या लग जाएगा? MgCl हट जाएगा, ड्यूटेरियम लग जाएगा। ये आंसर आएगा। बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा हुआ है नीट ने। ठीक है, समझ में आ गई बात? ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा। अब अगले लास्ट प्रॉब्लम पे आते हैं, जिसका नाम है बहुत ही इंटरेस्टिंग, जो थी एक -40 डिग्री सेल्सियस पे और एक 80 डिग्री सेल्सियस पे। चलिए बताइए क्या बनेगा? ड्यूटेरियम लग गया ना, ये तो समझ में आ गया होगा। कोई भी डिस्कशन हो तो पूछ लेना। ये लास्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। ब्यूटा 1,3 डाइईन, एक HBr ऐड किया -40 डिग्री सेल्सियस पे और एक HBr ऐड किया 80 डिग्री सेल्सियस पे। पहली बात तो सुन लो, अगर डाइईन के अंदर HCl HBr ऐड करते हैं, लो टेम्परेचर पे जो रिएक्शन होती है उसमें प्रोडक्ट होता है KCP। BSc का कॉन्सेप्ट है, MSc तक चले जाओ तब तक पढ़ोगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कमांड लेंगे। तो हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन जो होती है उसमें बनता है TCP। क्या नाम है, क्या है भाई साहब? KCP TCP। TCP तो है थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। जो हाई टेम्परेचर पे होता है वो होता है थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। ठीक है, और जो लो टेम्परेचर पर होता है वो होता है काइनेटिकली कंट्रोल। भाई लो टेम्परेचर पे होगा वो जल्दी बनेगा, वो उतावला होता है, उसको बनने की जल्दी होती है मेरे भाई, उसको क्या होती है? बनने की जल्दी होती है। तो काइनेटिक्स का मतलब रिएक्शन की स्पीड पे डिपेंडेंट होता है। वो उसको ये नहीं देखता टेम्परेचर कंट्रोल है नहीं है, वो रिएक्शन टेम्परेचर कंट्रोल नहीं होती, वो जल्दी लो टेम्परेचर पे हो जाती है क्योंकि उसको बनने की जल्दी है, काइनेटिक्स की जल्दी है। इसलिए इस प्रोडक्ट को बोलते हैं लो टेम्परेचर पर काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। और ध्यान रखना, अगर डाइईन हो तो काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट पता है क्या बनता है? उसको बोलते हैं 1-2 एडिशन। क्या बोलते हैं? 1-2 एडिशन।
1 2 एडिशन किसका? HBr का, ठीक है। टीसीपी का मतलब क्या होता है पता है? हाई टेम्परेचर पर थर्मोडायनामिकली कंट्रोल प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं 1,4 एडिशन। क्या बोलते हैं? 1,4 एडिशन। और 1,4 एडिशन का बहुत ही ब्यूटीफुल नाम है, इसको माइकल एडिशन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? माइकल एडिशन, ठीक है। 1,4। अब ये 1 2 1 4 का मतलब क्या है सिखाते हैं। देखो यहां पर अगर HBr अगर ऐसा नाम दे दिया 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, अगर एक एल्कीन डिस्टर्ब ही ना हो, एक एल्कीन डिस्टर्ब ही ना हो, H इस पे लगा दो, Br इस पे लगा दो, ठीक है। H तो इस पे और Br इस पे, तो 1 2 एडिशन हो जाएगा 1 पे और 2 पे। तो क्या बनेगा देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस पे लगा दिया Br, इस पे लगा दिया Br और इस पे लगा दिया H। तो ये हो गया 1 2 एडिशन। क्या हो गया? 1 2 एडिशन। समझ में आ गया। और 1 4 एडिशन समझो क्या होता है। 1 4 एडिशन में पता क्या होता है? इस पे H लगाओगे, इस पे H लगाओगे तो इस पे Br लगाना है। समझ में आ गई बात? इस पे H लगाओगे तो इस पे Br लगाना है। 1 4 एडिशन। तो इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा? मान लो इस पे H लगाया तो क्या बन गया? CH3। अब CH3 आ गया तो सिंगल बॉन्ड आएगा, और 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड बन जाता है। 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड CH आ गया, और इस CH2 पे लग जाएगा Br, इस CH2 पे लग जाएगा Br। इसमें प्रोडक्ट ये बनेगा। मतलब अगर 1 4 एडिशन, 1 इस हाइड्रोजन इस पे, ब्रोमीन चौथे नंबर पर, इसको बोलते हैं 1 4 एडिशन। और 1 2 एडिशन करनी हो तो एक डबल बॉन्ड डिस्टर्ब नहीं होता। 1 2 एडिशन होती है लो टेम्परेचर पर। तो दिस इज काइनेटिकली कंट्रोल्ड एंड दिस इज थर्मोडायनामिकली कंट्रोल्ड। एक बार हल्का सा मैकेनिज्म बता देता हूं कि हाई टेम्परेचर पर ऐसा क्या हुआ कि ये हो गया, और लो टेम्परेचर पे वो रिएक्शन 1 2 एडिशन पे ही क्यों रुक गई। बस ये सीख लो, ठीक है। चलो आपको बताता हूं। देखो क्या बात हुई भाई, एल्कीन के अंदर स्क्रीनशॉट आप ले लेना इस रिएक्शन का पहले से ही। देखो ये ब्यूटा 1,3 डाइन था, ब्यूटा 1,3 डाइन। इसमें पहले ना HBr में से क्या ऐड होगा? H रेडिकल, पहली बात है। इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा। अब इलेक्ट्रोफाइल ऐड करके दिखाता हूं मैं। ये पोजीशन हटा दी। ये कार्बन कैसे ऐड होगा? ये बॉन्ड यहाँ पे जाएगा पहले भाई, यह कार्बोकेटायन प्राइमरी नहीं बनाएंगे हम, सेकेंडरी कार्बोकेटायन बनाएंगे। तो इस कार्बन पे मैं 1 2 3 4 सेकेंड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज लिया है, तो इलेक्ट्रोफाइल क्या जनरेट होगा? देखो CH2 डबल बॉन्ड CH, इस कार्बन पे क्या आ गया? पॉजिटिव और CH3। समझ में आ गया? ये इलेक्ट्रोफाइल बना। दिख रहा है किसी को? अरे दिख रहा है क्या? ये बन गया। अब ये कार्बन देखो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब देखो, अब यहां पर मैं क्या रीअरेंजमेंट कर सकता हूं? ये डबल बॉन्ड शिफ्ट करके यहां ले जाओ, ठीक है। तो इस CH2 ये सिंगल बॉन्ड हो गया, यहां डबल बॉन्ड हो गया, और यहां पहले से क्या था? CH3। और अब इस कार्बन पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। अब ये पता कब होता है? ये शिफ्टिंग कब होती है? ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कब बनी है? ये हाई टेम्परेचर पर शिफ्टिंग होती है। ये शिफ्टिंग हाई टेम्परेचर पर होती है। अदरवाइज देखो, अगर ये कंपाउंड बना तो क्या था नाम? 1 2 3 4। तो नाम ले लेता हूं। देखो 1 2 3 4। अगर Br नेगेटिव सेकंड कार्बन पे आके सीधा अटैक कर दे, ये डबल बॉन्ड शिफ्टिंग ना हो, एलाइल है वैसे, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन एलाइल की शिफ्टिंग हुई है। अगर ये शिफ्टिंग ना हो, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ना बने, तब तो Br सेकंड कार्बन पे अटैक करेगा। तो देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर Br लग गया और यहाँ CH3। इसने इस डबल बॉन्डेड कार्बन को मिस किया, मतलब चेंज किया नहीं किया। तो एडिशन कौन सा है? 1 2 एडिशन। 1 पे H, सेकंड पे Br, एंड दिस इज KCP। लेकिन अगर टेम्परेचर हाई कर दे तो ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होकर वहां चला जाता है मेरे भाई, स्टेबलाइज करने के लिए। तो ये बन गया एलाइल कार्बोकेटाइन। क्या बन गया? एलाइल कार्बोकेटाइन। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पर आपको कैसे समझना है इसमें? अब यहाँ पर अब ये देखो क्या है? 1 2 3 4, फोर्थ कार्बन है, हाई टेम्परेचर पे शिफ्टिंग हो गई। अब यहाँ पर Br नेगेटिव अटैक करेगा, Br नेगेटिव यहाँ अटैक करेगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH2 Br, बीच में क्या आ गया? डबल बॉन्ड, और ये CH3। तो 1 2 3 4। अब देखो नंबरिंग कहां से करेंगे? 1 2 3 4। ब्रोमीन जहां से शुरू हो रहा है, तो 1 ब्रोमो ब्यूट-2-इन। तो अगर 1 ब्रोमो ब्यूट-2-इन बने तो समझ जाओ TCP है, थर्मोडायनामिकली कंट्रोल प्रोडक्ट,
हाई टेम्परेचर बना है 80 डिग्री सेल्सियस पे, लेकिन अगर प्रोडक्ट ये बने तो इसमें एल्कीन की तरफ से नंबरिंग होगी 1 2 3 4, 3 ब्रोमो ब्यूटीन, 3 ब्रोमो ब्यूट 1 ये बने तो समझ जाओ केसीपी है, लो टेम्परेचर को है -40 डिग्री सेल्सियस पे। ओह माय गॉड भाई साहब, मेरे रूम में फैन तक नहीं है, फैन चलाऊंगा तो साउंड आएगा आपके मोबाइल के लेक्चर में, डिस्टर्ब हो जाओगे। विंडो मेरे को खोलनी पड़ती है, दिन में लेक्चर बनाता हूँ मैं कब, दोपहर में, क्योंकि रूम में प्रॉपर लाइटिंग नहीं है, बाहर लॉकडाउन है, सामान मिल नहीं रहा है। समझ पा रहे हो मेरी बात को, सामान बाहर मिल नहीं रहा है लॉकडाउन की वजह से। दोपहर में वीडियो बनाता हूँ, पंखा बंद रहता है, 2-2 घंटे की वीडियो एक दिन के अंदर बनाना मेरे भाई बहुत बड़ा टास्क है। एंड आई एम जस्ट डूइंग कि आप लॉकडाउन का पूरा फ़ायदा उठा के लेक्चर को पूरा देखें मेरे भाई। कोई बंदा आपके सामने इतनी मेहनत कर रहा है तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम सर को उतना फीडबैक दें, उतना पॉजिटिव में हम उसको आउटपुट दें सर को, कि हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम सर को, सर 2 घंटे लेक्चर दे रहे हैं तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है यार 24 घंटे में से आप 2 घंटे लेक्चर नहीं देख पा रहे हो, दिन के अंदर आप 2 घंटे नहीं लिख पा रहे हो इवन इन द लॉकडाउन, तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना छोड़ देना चाहिए मेरे भाई, सीधा बोल रहा हूँ। अगर आपको केमिस्ट्री में नॉलेज लेनी है तो कम से कम वीडियो लेक्चर्स को 3 से 4 घंटे देखें, जो लेक्चर रह गए हैं पिछले सबको धुन दो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को धुन दो। आपको लगना चाहिए कि वास्तव में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे हमारी कमांड है, हमने किसी से सीखी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, लगना चाहिए आपको, ठीक है। आप किसी 1000 लोगों के बीच में खड़े होकर बोल सको कि वास्तव में हमने कहीं यूट्यूब चैनल से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखी है, ठीक है, वास्तव में सीखी है। तो थैंक यू सो मच फॉर द पेशेंट लिसनिंग। वीडियो को पूरा देखना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, आगे वंडरफुल वीडियो और भी मिलेंगी। अब तक आपने मेरी इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नॉलेज चेक कर ली है। इनऑर्गेनिक में टॉप 25 ट्रेंड्स मैंने पढ़ाया था, टॉप 25 ट्रेंड्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तब मेरी इनऑर्गेनिक की नॉलेज आपने देख ली थी। जब मैं फिजिकल पढ़ाऊंगा तो आपको लगेगा सर फिजिकल के मारती हैं, तो डेफिनेटली आपको पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में धुन के रख दूंगा इन 45 दिनों के अंदर। बस आप पेशेंस रखिए, मुझ पर फेथ रखिए, बस सबसे मेन बात ये है। अगर आप टीचर पे फेथ नहीं रख सकते तो डेफिनेटली यू कैन नेवर गेट सक्सेस। थैंक यू सो मच फॉर द पेशेंट।